बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। आप एक्सप्रेसो का एक फ्रेश एपिसोड देख रहे हैं और मैं हूं इमरान हसन, मेरे साथ हैं अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज 9 मुहर्रम अल हराम है, इस हवाले से हमारे प्रोग्राम में खुसूसी तौर पे तो बात होगी और एज़ यूजुअल हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन स्टिल फर्स्ट आवर में जिस तरह से हम डिस्कशन करते हैं पॉलिटिकल चीज़ों पे, ओवरऑल गेम्स के हवाले से भी वो आज जी बिल्कुल वो करेंगे। और वैसे तो 9 मुहर्रम है और यौम आशूरा का आगाज़ हुआ चाहता है, लेकिन रात को हमें एक ऐसी खुशी मिली जिसे हम शेयर किए बिना आगे बढ़ नहीं सकते, और वो थी अरशद नदीम के हवाले से। अगर आप कॉमनवेल्थ गेम्स को फॉलो करे थे तो रात को आपने देखा होगा जेवलिन थ्रो का जो फाइनल था उसमें अरशद नदीम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे। जी हाँ, वही अरशद नदीम जो कि ओलंपिक्स के अंदर फाइनल राउंड में पहुंचने के बावजूद पाकिस्तान के लिए मेडल को बैग नहीं कर पाए थे। रात को अरशद नदीम ने अपने करियर की बेहतरीन, साउथ एशिया की बेहतरीन थ्रो करने के बाद और एशिया की दूसरे नंबर पे बेहतरीन थ्रो करने के बाद उन्होंने गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम में अपने नाम कर लिया। उन्होंने 5वीं बारी में 90.18 मीटर की रिकॉर्ड थ्रो की और ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया। बिल्कुल 90 मीटर से लंबी थ्रो करने वाले जनूबी एशिया के पहले एथलीट बन गए हैं अरशद नदीम। और जेवलिन थ्रो का फाइनल शुरू होते ही अरशद ने पहली बारी में 86.81 मीटर की जो करियर की रिकॉर्ड थ्रो की। इससे कबल अरशद नदीम के हवाले से बताया तो उनकी बेहतरीन थ्रो 86.38 मीटर थी और दूसरी बारी उनकी ज़ाया तो हुई, लेकिन अरशद नदीम फिर भी सरे फहरिस्त रहे और उन्होंने तीसरी बारी में 88 मीटर की थ्रो की, जबकि चौथी बारी में अरशद ने 85.09 की थ्रो की और पांचवी बार 90.18 की और फिर अरशद नदीम 90 मीटर से लंबी थ्रो करने वाले पहले जनूबी एशियन जो है साउथ एशियन एथलीट बन गए। उनकी ये थ्रो कॉमनवेल्थ गेम्स का नया रिकॉर्ड भी बिल्कुल। और आपको याद होगा कि जो नीरज चोपड़ा थे भारतीय, वो भी रात से ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो कि उनसे ये 87 पॉइंट समथिंग, आई एग्जैक्टली फॉरगॉट द नंबर, जिससे ये हारे थे 87.89 आई एम बीइंग टोल्ड कि उनकी जो थ्रो थी, और उससे भी लंबी थ्रो इन्होंने कॉमनवेल्थ में कर दी। यानी कि ओलंपिक का गोल्ड मेडल भी अरशद का ही है अब, जो कि रिकॉर्ड इनका है। सो दिस इज ब्रिलियंट बाय अरशद नदीम। इसके बाद सजदा रेज हो गए, खुदा का शुक्र अदा किया, अपने कोच के साथ गले लगकर कुछ देर आपदीदा भी नजर आए। इसके बाद मीडिया से भी गुफ्तगू की और कहा कि 14 अगस्त के लिए ये गोल्ड मेडल कौम के लिए एक तोहफा है। मजीद क्या कहा अरशद ने, सुनिए। भी सो नहीं रही होगी क्योंकि मुझे घर से मुझे बताया गया कि पाकिस्तानी पूरी कौम आपके लिए जाग रही है, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतना है। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि आगे 14 अगस्त भी आ रहा है और इंशाल्लाह हम सेलिब्रेट करेंगे इन मेडल के साथ। मेरे ख्याल में ट्रैक एंड फील्ड में ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ये एथलेटिक में ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड जीता कॉमनवेल्थ गेम्स का, और मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड किया है, नेशनल रिकॉर्ड किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अपना आइंदा भी जितने कंपटीशन आ रहे हैं इंशाल्लाह उसमें भरपूर तैयारी करूँगा, क्योंकि अभी इंजरी है, इस पर वर्क कर रहे हैं। डॉक्टर असद बादशाह साहब हैं, यूके से अली डॉक्टर बाजवा साहब हैं, तो हमारी माशाल्लाह एक टीम है ये सारा वर्क कर रही है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम मिलकर वर्क करेंगे और पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन करेंगे। यू आर लिसनिंग द चैंपियन अरशद नदीम। और एल्बो इंजरी की वजह से बहुत परेशान थे, मुसलसल जब थ्रो करे थे अपने बाजू को पकड़े रखा उन्होंने, और उसी जख्मी एल्बो के साथ उन्होंने ये थ्रो किया। और कहा यह जा रहा है कि इंजरी इनके साथ ओलंपिक से चल रही है, इसका इलाज नहीं किया गया। जो डॉक्टर असद साहब इनके साथ खड़े थे, मैं कुछ जर्नलिस्ट को ये सुन रहा था डिफरेंट चैनल्स के ऊपर कहते हुए कि उन्होंने बड़ा ट्रीट किया इनको और थ्रू आउट इनको साथ लेके चले। उनकी बड़ी एफर्ट थी अरशद को यहाँ तक लाने में, तो वो भी अपलॉज डिजर्व करते हैं। और एक बात जो अरशद ने की कि मुझे किसी ने बताया कि कौम जाग रही है आपके लिए, तो कौम जाग रही थी रात को। तकरीबन पूरा पाकिस्तान इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इंक्लूडिंग जितने भी अहम लोग हैं, DGISPR, सब लोगों ने फिर बाद में ट्वीट किया, सब अहम शख्सियात ने इस हवाले से मुबारकबाद दी। आई थिंक एवरीबॉडी वाज वाचिंग। और सेकेंडली क्रिकेट पे जब हम बात करें तो अब ये वाला स्पोर्ट भी हम इसको कहीं ना कहीं पाकिस्तानी एज ए कौम इसको सपोर्ट करना शुरू हुए, ये बड़ी अच्छी बात है। इसके साथ साथ जी ओवरऑल अगर इनकी बात करें तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने अरशद नदीम के लिए 50 लाख रुपए इनाम का भी ऐलान किया है। और दूसरी जानिब जो सदर मुमलिकत हैं उन्होंने भी इनके हवाले से ट्वीट की। पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ गेम्स में, अगर आपको थोड़ा सा बता दें, 2 सोने
3 चांदी और 3 कांसी के तमगे अपने नाम किए और तमगों की तादाद 8 हो गई। फाइनली कहीं ना कहीं हम नजर तो आएंगे यकीनी तौर पे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इस गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद सामने आई है। उन्होंने कहा है कि अरशद नदीम क़ौम का फख्र है, हमारा हीरो है, उसने हमारा सर बुलंद किया है। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने उनको मुबारकबाद दी। जितने अहम ओहदेदारान हैं, मरियम नवाज साहिबा ने भी ट्वीट की, DGISPR की ट्वीट भी सामने आई रात को, शहबाज शरीफ साहब ने भी की। तो बहुत अब जबरदस्त पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट है। नूर दस्तगीर के बाद दिस इज द सेकंड गोल्ड, और पाकिस्तान का जेवलिन के अंदर ये तारीख का पहला गोल्ड है जो पाकिस्तान ने यहाँ पे कॉमनवेल्थ में लिया है। इससे बढ़ के हमारे लिए और खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन दूसरी जानिब एक सवालिया निशान भी है कि कब तक हम महज अपनी तवज्जो क्रिकेट पे रखेंगे, बाकी स्पोर्ट्स की तरफ जितनी भी, खासतौर पे जो एथलेटिक्स के जितने मुकाबले, हमारे रेसलर्स बहुत अच्छा खेले, हमारे जूडो के प्लेयर बहुत अच्छा खेले। शजर जो स्प्रिंट था उसके अंदर फाइनल के अंदर गए, 2 के वो कामयाब नहीं हो पाए। तो मुझे लगता है कि अगर इस जानिब अब भी हमने तवज्जो नहीं की तो जाने कब करेंगे। भरपूर टैलेंट है, ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए और फोकस करना चाहिए। और सबसे बढ़कर अरशद जैसे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपने ओन पे तैयारी करते रहे हैं और फिर जाते हैं और प्ले करते हैं और परफॉर्म करते हैं। सो वी विश देम अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, भी आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन, इमरान खान का 13 अगस्त को अगला लाए अमल देने का ऐलान। अपने ट्वीट में मजीद लिखा कि मुजरिमों के गिरोह को अमरीकी साजिश के जरिए हुकूमत में लाया गया। पाकिस्तान आज फस्तायत के नरगे में है। हुकूमत ममनुआ फंडिंग को लेकर पागल हो चुकी है। आशूरा मुहर्रम के बाद इलेक्शन कमीशन के फंडिंग के फैसले को अदालत में चैलेंज करने जा रहे हैं। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा 25 मई को PTI के कारकुनों पर होने वाले तशद्दुद की तहकीकात के लिए JIT बना रहे हैं। फॉरेन फंडिंग के मुजरिम 8 साल से कानूनी टच से भाग रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की लफ्ज़ी वार कहा, आलमी बनारसी ठग गैर मुल्कियों से गैर कानूनी डॉलर लेते पकड़े गए हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा किया। आज के प्रोग्राम में क्या अहम है, मजीद भी कुछ सेगमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन फिल वक्त बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। सियासी हलचल है, आप कर लें। बिल्कुल आप करें, आप सियासी हलचल में बहुत शौक से बात करते हैं। अच्छा, हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से जी धमकी और मुकदमात की सियासत इस वक्त जारी है। हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से और दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोशाखाना केसेस एक से बढ़कर एक जो सामने आ रहे हैं। ममनुआ फंडिंग केस में नाअहल करवाने और सियासत से आउट करवाने के लिए इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद सरगर्म है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर किया गया है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को FIA में तलब किया जा रहा है और गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं वो मैदान में आए। हुक्मरान इत्तेहाद को उन्हीं की ज़बान में, बल्कि थोड़ा सा सख्ती कह सकते हैं, जवाब दिया और कह दिया कि किस माई के लाल में जुर्रत है कि इमरान खान को नाअहल करे। बिल्कुल, PTI की फंडिंग की तहकीकात और फैसला क्यों किया गया, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी का क्यों नहीं किया गया, इस हवाले से फवाद चौधरी ने कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। किस माई के लाल में जरूरत है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें? इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत क्या है? ये तो वन वर्सेस रेस्ट है। इमरान खान है, मुकाबले में ये सारे जोकर इकट्ठे हुए हैं। तो क्या पाकिस्तान में आप वन पार्टी सिस्टम बनाना चाहते हैं? अगर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है तो इमरान खान से मुकाबला करना पड़ेगा। इलेक्शन सिर्फ आप इसलिए नहीं करा रहे कि आप समझते हैं कि आज इमरान खान के साथ मुकाबला होगा, वो 2/3 मेजॉरिटी जीत जाएगा। ये तो कोई बात ना हुई कि आप इसलिए इलेक्शन ना कराएं कि इमरान खान इलेक्शन जीत रहा है इसलिए हम इलेक्शन नहीं करा रहे, विकेट उठा के भाग जाओ। दूसरी जानिब नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी साहब ने भी तहरीक इंसाफ को खूब आड़े हाथों लिया। उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। 62-63 का फिट केस है, ओपन एंड शट केस है इमरान खान का। अगर 62-63 इमरान खान पे ना लगी तो पाकिस्तान में जितने लोगों को लगी है वो फिर गलत साबित होगी। 62-63 सिर्फ नहीं लगेगी, पैसे भी बरामद होंगे और खान साहब आपको जेल भी जाना पड़ेगा। तुम्हारी जेबें भरी हुई हैं इस्राएली भारतीय पैसे के साथ। तुमने इस मुल्क को में इंतखाब भी लड़े हैं, धरने भी दिए हैं, अदम इस्तेहकाम का शिकार किया है उन्हीं फॉरेन फंडिंग के साथ।
इसी सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो ममनुआ फंडिंग का मामला है, इसको हुकूमत जो है पीटीआई के खिलाफ अदालत में लेके तो गई, और तहरीक इंसाफ ने भी फॉरेन फंडिंग से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है 10 मुहर्रम के बाद चैलेंज करने का फैसला किया है, जबकि इमरान खान साहब ने दूसरी तारीख 14 अगस्त पर भी एक जलसा करने का कहा है इस्लामाबाद के अंदर, और जिसमें उन्होंने कहा कि वो आइंदा का लाए अमल कौम को बताएंगे। इस सारी सूरत हाल पे आपका क्या कमेंट होगा? बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अब हमारे यहाँ अलमिया ये है कि इमरान खान पे जो इल्जामात लगे, एक तो करप्शन का कोशिश की जा रही है कि उन्हें किसी करप्शन के केस में मुलविस किया जाए, लेकिन आप देखें कि हुक्म इत्तेहाद को अभी तक कोई बड़ा केस मिला नहीं है, कोई केस नहीं मिला, छोटा भी नहीं मिला। तोशा खाने का केस है, टेक्निकल केस है। इसी तरह पाकिस्तान ने जो भी किया उसके मुताबिक अगर आपने बहुत सारे जो माहिर कानून है उनकी राय सुने, बड़े वकला की राय सुने, उनके नजदीक जो एक बड़ा कमजोर फैसला है, और वो कमजोर फैसला इसलिए है कि उसमें इस बात की तखसीस नहीं की गई कि जनाब जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी रहते हैं, उनकी कंपनीज हैं, उन्होंने इमरान खान को किसी ने $50 दिए, किसी ने 100 दिए, किसी ने 200 दिए, किसी ने 1000-2000 दिए। और उसमें दिलचस्प बात यह है कि अगर आप उसमें फहरिस्त देखें, उसमें उन्होंने मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड को भी कहा है कि जी ये फॉरेन फंडिंग है, यानी कि अगर आप अपने पैसे ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट कार्ड के जरिए या डेबिट कार्ड के जरिए, उस तक को इन्होंने मतलब खुद आपका भला करे फॉरेन फंडिंग करार दे दिया है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसमें मतलब है कि ये तो चैलेंज हो सकता है। एक तो हमें ये समझना चाहिए पहली बात कि एक वो फॉरेन फंडिंग होती है जो मुल्क की सालमियत के खिलाफ अगर आप पैसे मिले और आप काम करें, इसके इक़्तिदार आला सोवरेनिटी के खिलाफ काम करें, तो ऐसा कोई चीज नहीं है। और बाद लोग बहुत इसको संजीदा है कि अगर आप देखें हल्का है जो चाहता है, वो बता रहे हैं कि जी बड़ा ये मेक एंड ब्रेक केस बनेगा इमरान खान के लिए, लेकिन मेरी नाचीज राय में जितनी भी मेरी वकला से बात हुई है कि आखिरी फैसला करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और वहां पर बगैर शवाहिद के, क्योंकि बकौल इत्तेसाद एहसन जैसे कि जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, बहुत बड़े मुस्तनद वकील हैं, उनका कहना है कि जी ना केस में जिरा हुई है, ना केस में आपके कोई मतलब है वो पेश हुआ, गवाह पेश हुआ है और आपने फैसला दे दिया। तो मैं नहीं समझता कि इतना संजीदा केस है, लेकिन वावेला बहुत मचाया जा रहा है। और वो एक, अगर आपको याद हो, जर्मनी में एक हिटलर के जमाने में प्रोपेगेंडिस्ट होते थे गॉबलर्स, कि वो कहते थे कि जी इतना झूठ बोलो कि लोगों को सच का गुमान होने लगे। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें उधर से भी लोगों ने सीखी हैं कि मुतवातिर किसी आदमी के खिलाफ आप बात करते रहे, क्योंकि कोई मुआवजा बनता नहीं है। हाउस ऑफ शरीफ के ऊपर जो इल्जामात है और इमरान खान पे इल्जामात है, उसको आप एक पलड़े में रख ही नहीं सकते। तो ये मेरा नाचीज राय है जी। कुछ ये पहले भी जो कि बात हो चुकी है, और जो इसमें की नोट है वो यही है कि फैसला तो बहरहाल अदालत नहीं करना है, लेकिन बकौल आपके अगर इस केस में कुछ नहीं है तो हुकूमत क्यों इतनी संजीदा है इसको, इस रेफरेंस को बतौर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में इस केस को भिजवाने के लिए, और उसके साथ साथ फुल बेंच बनाने के लिए हुकूमत क्यों फिर इतनी संजीदा है अगर इसमें कुछ नहीं है? तो दो बातें इसमें। एक तो हुकूमत जो है, मैं समझता हूँ कि बड़ा बौखलाहट का शिकार है। जब से उनके हाथ से पंजाब निकला है, पंजाब निकलना शरीफ खानदान के हाथ से एक बहुत बड़ा अलमिया है उनके नजदीक, और उनको इस बात का अंदाजा है कि परवेज इलाही जैसा अगर वजीर आला होगा तो उनको तमाम वो करतब आते हैं जो इनको आते हैं, तो जाहिर है कि अगला इलेक्शन इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। वो भी मतलब है कि बड़ी अच्छी तोड़ तोड़ की सियासत करते हैं, इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स करते हैं, तो एक तो वो दबाव है। तो मैं समझता हूँ कि उसका रद्द अमल है ये। दूसरी बात ये कि वो जिस तरह की इस वक्त मुल्क में माशी सूरत हाल है, जो नाकामियां हैं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है मुल्क के लिए, तो उसके लिए आवाम की तवज्जो हटाने के लिए जो है वो इमरान खान का एक कहते हैं ना कि आप एक ऐसा इशू क्रिएट करें कि जो नॉन इशू हो, जिससे कोई 99.9% पाकिस्तानियों को ताल्लुक ना हो। आप कहें कि जी हम फला काम कर देंगे, जाहिर है कि पूरा मीडिया की टेंशन लगी है, हम महंगाई पे बात नहीं करते, हम कहते हैं कि जिस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने चाहिए उस पर बात नहीं करते, इंतखाबात में करप्शन पे बात नहीं करते। एक तरफा पार्लियामेंट जो है कानून साजी की है और मजीद करना चाह रही है, ऐसी कानून साजी की जो सिर्फ किसी खानदान को फायदा पहुंचाने के लिए है, शरीफ खानदान को और उनके हवारियों को, उस पर बात ना हो। तो इसलिए वो कहते हैं कि जी कैसे नॉन इशूज को क्रिएट किया जाए कि जिससे अवाम की तवज्जो जो है, और खुसूसन मीडिया की तवज्जो, जब हम और आप बात करते हैं बजाय जन की बात करने के, हम नॉन इशूज, तोशा खाना कोई केस नहीं है, कोई केस नहीं है वो। और उस तरह से मैं समझता हूँ ECP का जो है वो बहुत कमजोर फैसला है। तो आप देखिएगा कि इस मुल्क में यकीनन बहुत नाइंसाफी है, अंधेर है, लेकिन मेरे ख्याल में इतना भी अंधेर नहीं कि जो ऐसा सियासतदान
کہ جو وفاق کی علامت ہو, جس کی چاروں صوبوں میں فالوئنگ ہو, جس کی پارٹی کی فالوئنگ ہو. آپ یہ دیکھیں, میں نے پہلے بھی غالباً آپ کے پروگرام میں بھی کہا ہے کہ اور کوئی اس وقت سیاسی جماعت جو ہے وہ وفاق کی علامت نہیں ہے, کیونکہ اس کی ہر پارٹی کی نمائندگی کسی کی پنجاب میں ہے. نون لیگ جو ہے سینٹرل پنجاب کی جماعت ہے, پارٹی دیہی سندھ میں سمٹ گئی ہے الیکٹرل اس کے حساب سے نا. اسی طرح اے این پی ہے, وہ خیبر پختونخوا کے حصے میں ہے. وفاق کی جماعت جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے کہ کراچی سے خیبر تک صحیح آئیٹیوں میں پنجابی بھی ہے, پٹھان بھی ہے, اردو بولنے والا بھی ہے. اوور آل جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک کے اندر ان کی فالوئنگ ہے اور پبلک پاور تو عمران خان کے ساتھ ہے. اچھا عامر صاحب, ایک طرف تو جب یہ کیس کا فیصلہ آیا تو پی ٹی آئی کے جو وزراء, پی ٹی آئی کے جو ممبرز تھے وہ کہتے تھے کہ جی یہ تمام تر ہم نے جو کھودا پہاڑ نکلا چوہا, اتنی کوئی بات نہیں تھی. لیکن اب اس پہ احتجاج بھی ہو رہا ہے, اس پہ الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس کے حوالے سے بھی باتیں کی جا رہی ہیں. دوسری جانب فواد چودھری صاحب کی بھی ہم نے اب سٹیٹمنٹ سنائی کہ کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو سیاست سے نکال سکے یا اس کو کرے. 13 اگست کو جو تاریخی جلسہ کرنے جا رہے ہیں, انہوں نے کہا یہ ہمارا لائے عمل بھی یہی ہے, یہ ہماری پلاننگ بھی یہی ہے کہ ہم نے ان کو انتخابات سے بھاگنے نہیں دینا, اور جلسہ بھی شاید اسی لیے کال کیا گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو احتجاج کیا جا رہا ہے, اگر تو فیصلہ ان کے نزدیک اتنی بڑی بات نہیں ہے تو پھر اس پہ احتجاج, تنقید, یہ ساری چیزیں کیوں سامنے آ رہی ہیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ جو احتجاج جلسے جلوس کی سیاست ہے وہ تسلسل ہے جب سے حکومت ہٹی ہے ان کی. اور یہ جو ہے یہ ایسا نہیں ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے شروع کیا فیصلہ آنے کے بعد, یہ تو پہلے سے ایک جاری و ساری عمل ہے. اس پہ ایک ذرا سا وقفہ آیا کیونکہ پنجاب میں بائی الیکشن ہوئے, وہ تو خیر حکومت میں بھی جاری تھا. تو میں ایک تو اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ صرف اس کا رد عمل ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو اندازہ ہو کہ 1 ارب غالباً 64 کروڑ روپے کا اماؤنٹ ہے کوسچنبل, اس میں سے 33 کروڑ روپے جو ہے ڈسپیوٹڈ ہے, تو جو بہت مطلب ایک بہت ہی معمولی فگر ہے. اور ایسا فگر ہے, یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے چھوٹی چوری کی تو جائز ہوتی ہے, چوری چوری ہوتی ہے, لیکن یہ کیا چوری ہے یہ بھی ثابت ہونا ہے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں صرف شہباز شریف صاحب پہ 2 مقدمات جو ہیں 29 ارب روپے کے ہیں, 29 ارب روپے کے. اور اسی طرح ان کے خاندان کے دیگر افراد پر, ان کی پارٹی کے دیگر افراد پہ. تو بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیس, اوپن اینڈ شٹ کیس تو یہاں پر حدیبیہ پیپر مل کا بھی تھا. اچھا عامر صاحب, اس میں ایک بڑا اہم نقطہ یہ ہے, عدالت میں تو بھی یہ معاملہ جانا ہے, یہ صرف میں اور آپ تو نہیں کہہ رہے, یہ صرف اسٹیٹ بینک تو نہیں کہہ رہا, یہ اکبر ایس بابر صاحب کہہ رہے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹس کو بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے, جن کے کہنے پہ عمران خان صاحب نے 2014 کے اندر آڈٹ کروایا تھا. آڈٹ کے اندر امبیزلمنٹ سامنے آئی تھی جس کو لے کر وہ اس سے پہلے بھی کورٹ جا چکے ہیں, الیکشن کمیشن میں جا چکے ہیں. نمبر 1, فوزیہ قصوری صاحبہ پائنیئر ممبر ہیں, مدر آف پی ٹی آئی کہا جاتا ہے. ریسنٹلی ان کا ایک انٹرویو سامنے آیا ہے, انہوں نے کینیڈا کے اندر ہونے والے $21 لاکھ کی کلیکشن کے بارے میں عمران خان سے سوال اٹھائے, کہتی ہیں آج تک جواب نہیں ملا. اس طریقے سے اور کئی الزامات ہیں. رات کو محسن بیگ صاحب کو میں سن رہا تھا ایک ٹی وی انٹرویو میں, انہوں نے بھی اسی طرح کے الزام لگائے ہیں کہ اگر فنڈنگ آئی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جینون فنڈنگ ہے, پاکستانیز نے کی ہے, تو اس کا کوئی پروف تو ہونا چاہیے. وہ پروف نہیں ہے, اسی وجہ سے اسٹیٹ بینک نے کہا ہے. تو ہم اس کو اتنا چھوٹا کیس کیسے کہہ سکتے ہیں سپریم کورٹ کی اسٹیٹمنٹ یا ان کی رپورٹ آنے کے باوجود؟ دیکھیں پروف تو ہے نا, اسٹیٹ بینک ہی نے وہ ساری چیزیں دی نا کہ جناب ایکس آدمی نے $50 دیے, کسی نے $100 دیے, تو پروف تو ہے کہ پیسے آئے ہیں. اور اچھا ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ تحریک انصاف کیونکہ مختلف سیاسی جماعت تھی, پاکستان میں پبلک فنڈ ریزنگ کا تصور نہیں تھا اس سے پہلے. اس سے پہلے جو بھی ہوا کرتا تھا مطلب ہے وہ ظاہر جاگیردار کی پارٹی, سرمایہ دار کی پارٹی, وہ اپنے پاس سے اپنے دوستوں کے ذریعے فنڈنگ کراتے تھے جس کا کوئی حساب نہیں ہوتا تھا. جو پیپلز پارٹی, نون لیگ کے فنڈ کا ہمیں نہیں پتا کیا ہوتا ہے, کہاں سے پیسے آتے, کیسے پارٹی چلتی ہے. یہ واحد پارٹی تھی کیونکہ مڈل کلاس ویلیوز تھی اس کی, تو اس نے بہت زیادہ فنڈنگ جو ٹھیک ہے. تو عامر صاحب ٹائم کا میں مختصراً, آپ کو لگتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں یہ بات جاتی ہے تو تحریک انصاف would not be proven guilty on the basis of facts, آپ کو لگتا ہے؟ بہت ہوگا, جو اماؤنٹ ڈسپیوٹڈ ہوگی اس کو آپ وہ ضبط ہو جائے گی. اس سے بڑی کوئی بات ہو نہیں سکتی. پابندی عمران خان پہ, پی ٹی آئی پہ نہیں لگ سکتی اس سے. ٹھیک عمران خان نے ایفیڈیوٹ نہیں دیا ہے, عمران خان نے سرٹیفکیٹ دیا ہے. ٹھیک ہو گیا, پابندی نہیں لگ سکتی. آپ کو لگتا ہے کہ جو اماؤنٹ ڈٹڈ ہے وہ ضبط ہو سکتی ہے. عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر تجزیہ کار, موجودہ سیاسی صورتحال پہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے اپنا کامنٹ دے رہے تھے. ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब कुछ बलूचिस्तान की सूरत हाल दोबारा से इस पे बात करते हैं। मुसलसल हम इस पे निगाह भी रखे हुए हैं, मुसलसल इस पे बात भी कर रहे हैं। मानसून बारिशों की जो तबाहकारियाँ हैं, इसके बाद मुतासर अजला में इस वक्त इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। बारिश और सैलाबी रेलों से अब तक 175 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात मौसूल हो चुकी हैं। दूसरी जानब हम अगर सूबे भर की बात करें तो यहाँ पर 15,000 से ज़ायद ऐसे मकानात हैं जो मुनदिम हुए हैं, जबकि 670 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ शाहराहें, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, शदीद मुतासिर हुई हैं। मुख्तलिफ मकामात पर 16 पुल टूटे हैं। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से 23,013 माल मवेशी, जो एक फिगर सामने आई है, 23,013 माल मवेशी वो हलाक हुए हैं। और वहीं मजमूई तौर पर 1,98,000 एकड़ ज़मीन पर खड़ी 461 फसलें, उसके अलावा सोलर जो प्लेट्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, बोरिंग्स हैं, दीगर जो एसेट्स हैं, इनको बहुत नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी इस हवाले से, आपको याद है, दौरा किया था और एक रिलीफ फंड भी उन्होंने कायम किया है सैलाब साथ मुखय्यर हजरात से सैलाब से मुतासरा लोगों की दिल खोल कर मदद करने पर भी जोर दिया है और उस हवाले से अपील भी की है। सूबाई हुकूमतों से भी ये कहा गया है कि वो मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार दें ताकि जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं उसको मज़ीद तेज़ भी किया जा सके। ये तो हो रही है हुकूमती सतह पर काविशें। दूसरी जानिब अल खिदमत फाउंडेशन के हवाले से भी हम बात करें, ये भी बहुत बढ़ चढ़ कर इन तमाम तर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। इसी हवाले से मैं ज्वाइन किया है सदर अल खिदमत फाउंडेशन जमील कौर साहब ने, उनको बलूचिस्तान से उनसे हम बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया जमील साहब। ऑब्वियसली ये बलूचिस्तान के लिए एक बहुत अजीब सी सूरत हाल है, जिस तरह से वहाँ पे तबाहकारियाँ हुई हैं। हुकूमतें तो अपने तौर पर काम कर रही हैं, आप लोग इस सारी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है या इमदादी सरगर्मियाँ हैं, उस हवाले से क्या आप लोगों की जो है इस वक्त स्ट्रैटेजी जारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक्सप्रेस मॉर्निंग शो का बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि बलूचिस्तान के हवाले से एक स्पेशल ट्रांसमिशन में उन्होंने बुलाया है। इस वक्त आपके इल्म में बातों के स्टेट्स तो आपने सारे बता दिए कि जो डिज़ास्टर है इसके अंदर भी बहुत सारी वेरिएशन है। अगर सही तरह से स्टेट्स लिए जाएँ तो ये जो डिज़ास्टर है ये इस वक्त कई गुना ज़्यादा बढ़कर सामने आ जाए। आप ये भी जानते हैं कि जो सूबा बलूचिस्तान है पाकिस्तान के जोग्राफी का 44% कवर करता है। इस वक्त पीटीएमए की अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 अजला आउट ऑफ 34 अजला है, उसमें 27 अजला डैमेजेस का शिकार, आफत का शिकार है। इसमें से 22 मुकम्मल ऐसे अजला जो आफत ज़्यादा करार दिए जा चुके हैं हुकूमत की तरफ से। इसके अंदर हज़ारों की तादाद गाड़ी हैं। मिसिंग पर्सन का जो फ्लड्स में बह के निकले उनकी लाशें अब तक नहीं मिल रही हैं या मिस हो गई। इसके अलावा लाखों एकड़ ज़मीनें तबाह हो गई। एग्रीकल्चर पूरा सूबे का जिसपे 80% लाइव स्टॉक एग्रीकल्चर पे निसार जॉब्स का, वो सारा का सारा तबाह हो गया। इसके अलावा वो हाउसेज हैं हजारों की तादाद में, वो पार्शली और मुकम्मल डैमेजेस हैं इस वक्त। जमील साहब, ये तो हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं और शुक्रिया भी मजीद बताया। आप खिदमत के वाले समय बताइए, आपका नाम बड़ा नाम है, आप लोग बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे और अभी भी कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं और इस वक्त चूँकि आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं बाकी कौम से आपके साथ, आपको सपोर्ट करने के लिए? फाउंडेशन बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा सरमाया, उसके पास उसके वॉलंटियर्स मौजूद है जो कि ज़िले में सूबे के अंदर मौजूद हैं। हमने इब्तदाई तौर पे रेस्क्यू का काम शुरू किया पहले स्पेल में, फिर उसके बाद सर्वेस पूरे सूबे के हमने करवाई और उसी के नतीजे में अब हम अमलन इन तमाम अजला के अंदर जहाँ पे डिजास्टर सूरत हाल है, हम अमलन एक्टिव भी हैं, जहाँ पे हमको फूड, तरपाल, यहाँ पर टेंट्स और ड्राई राशन जो है वो, इसके अलावा मेडिकल कैंप्स एक बड़ी तादाद में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस वक्त तक पूरे सूबे के अंदर 2.5 करोड़ रुपए तक के जो सामान है खुशबूद की सूरत में, राशन सूरत में मुख्तलिफ अजला जा चुके हैं और मजीद भी फ्लो इस्लामाबाद के अंदर भी हमने मोबिलाइजेशन पैदा की है। फिर दुनिया के अंदर भी एक बहुत बड़ी कैंपेन मरकज में। रिक्वायरमेंट कितनी है जमील कुर साहब, जरूरत कितनी है इस वक्त? जो आपने कहा कि कैटास्ट्रोफी बहुत, मतलब नुकसान बहुत ज्यादा है, तो रिक्वायरमेंट कितनी है जो आप एक्सपेक्ट करें कि इतना मजीद हमें चाहिए? तो इसकी मिसाल मैं आपको रियायत की देना चाह रहा हूँ। इस वक्त अगर यहाँ किसी की दीवार को भी आप बनाते हैं तो 5 लाख रुपए शुरू में अनाउंस किए, किसी घर को डैमेज, एक दीवार भी 5 लाख रुपए से नहीं बनते। आप बलूचिस्तान के बारे में शायद जानते हो, यहाँ पर लोगों के बहुत बड़े बड़े घर हैं और वो सारे कच्चे घर हैं और इसमें पानी का बहाव, ग्रेविटी फ्लो इतना ज्यादा रहता है कि वो पूरे घर को उठा के ले जाते हैं। इस तरह हजारों घर डैमेज हुए। मैं समझता हूँ कि इस पे बिलियंस रुपए चाहिए। गवर्नमेंट की सतह का ये काम है, इसके अंदर सारे रिलीफ के काम में तो वो ताउन कर ही रहे हैं,
لیکن یہ جو ریسکیو بنیادی طور پہ حکومت کا کام ہوتا ہے اور ریہیبلیٹیشن میں لوگوں کو بہت زیادہ سپورٹ کیا جائے. ہماری ساری مائیں اور بہنیں، میں ان علاقوں میں خود گیا ہوں، ہمارے تمام والنٹیئر تمام اضلاع کے اندر سرویز کر رہے ہیں. وہ پکس بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. لوگ کھلے آسمان پہ، بالکل ہماری مائیں بالکل کھلے آسمان تلے. اب مزید بھی فلڈز کا جو بالکل وہاں پر بے یار مددگار پڑے ہیں. تو میں گزارش کرنا چاہوں گا اہل خیر سے بھی، فلنتھراپسٹ جو اس دنیا کے اندر موجود ہے، جو پاکستان کو دیکھ رہا ہے، اور گزارش کرنا چاہوں گا حکومت سے بھی کہ سنجیدہ اس پہ بے شک جمیل صاحب سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہے، اور آپ بہت دست کام کر رہے ہیں. جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ وہاں پہ بہت سارے لوگوں کو ابھی تک فیسیلیٹیٹ کر چکے ہیں، اور ابھی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے. تمام تر لوگ جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ مقیہ حضرات ہو، لیکن ساتھ میں آپ انڈیویجولی بھی تھوڑی بہت کنٹریبیوشن ضرور کریں، کیونکہ بلوچستان کے بہن بھائیوں کو ہماری اس وقت بہت اشد ضرورت ہے. جو قیامت ان پہ ٹوٹی ہے، اس کے بعد ان کو دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے. اور الخدمت کا نیٹ ورک بہت اچھا ہے. دے سرو ریئلی ویل. اور میں نے ذاتی طور پہ بھی اس میں کوشش کی ہے کہ ڈونیٹ کروں. آپ بھی کریں، ضرور کریں، تاکہ ان بہن بھائیوں کی مدد ہو. بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. اور اب اوور اے کپ آف کافی میں آپ کی ملاقات ایک ہمارے ایسے ہیرو سے کرواتے ہیں. ہی از ناٹ دیٹ ینگ بائی ایج، بٹ بہت ہی زبردست ان کی خدمات ہیں پاکستان کے لیے. دانشور ہیں، کیا کیا ان کے نام کے ساتھ ساتھ لکھا جائے. معلم ہیں، زبردست آدمی ہیں. پروفیسر فتح محمد ملک صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں، اور ہماری جنریشنز ان کو جانتی ہیں، اور اب آگے ان کی جو جنریشنز ہیں وہ بھی پاکستان کو فردر سرو کر رہی ہیں عام جگہوں پہ. لیکن آج فتح محمد ملک صاحب سے ہماری ملاقات کروا رہی ہیں، تو آپ کو دکھاتے ہیں. السلام علیکم. اوور اے کپ آف کافی میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہمنا خالد. اور آج مجھے یہ تھا کہ یار جو بکس میں ہم پاکستان سٹڈیز پڑھتے آئے، اور اب تو خیر نہیں میں پڑھی، لیکن بچپن میں جو پڑھتی آئی ساری زندگی، جو سنتی آئی، کبھی مجھے سامنے بیٹھ کے کوئی اس دور سے لے کے اسٹل اب تک ساری گائیڈنس دے، یہ میرے لیے ایک بہت آنر کی بات ہے. اور اگر آپ لوگوں کو سننے کا موقع مل رہا ہے تو آبویسلی آپ لوگ بھی میرے ساتھ ہی ہوئے. تو میرے ساتھ بہت فیمس اسکالر بھی ہیں، کرٹک بھی ہیں. ستارہ امتیاز ان کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے، اور میں بات کر رہی ہوں اس ٹائم فتح محمد ملک کی. السلام علیکم سر. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، آپ لوگوں کے زحمت کرنے کا شکریہ. بہت شکریہ سب سے پہلے ہمیں تھوڑا سا وقت دینے کے لیے، ہاں، اور مجھے ابھی آف کیمرہ بھی اتنی گائیڈنس دینے کے لیے اور قصے سنانے کے لیے. لیکن کیونکہ سون ٹو بی 75 ایئرس کمپلیٹ ہونے والے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، 14 اگست آنے والا ہے انڈیپینڈنس ڈے، تو میں نے کہا آج آپ کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی سی 1947 سے جی تھوڑی سی ڈسکشن کریں، کچھ کہانیاں آپ سے سنوں. تو اگر میں آپ سے پوچھوں ہجرت کا وہ ٹائم، جی، اس ٹائم پہ آپ نے کیا ایسا منظر دیکھا 1947؟ عام طور پہ جو کتابوں میں ہجرت کے واقعات پڑھے جاتے ہیں تو ان میں تو خون ریزی ہے اور مار دھاڑ ہے اور اس طرح کی چیزیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک ایسے ودن کا پسماندہ علاقے میں پیدا ہوا کہ جو اخلاقی اعتبار سے پسماندہ نہیں تھا. میرا تعلق اس زمانے میں ضلع کیمل پور آج اٹک کہلاتا ہے، اور ہمارا علاقہ جو ہے اب اٹک میں نہیں ہے، وہ چکوال نیا ضلع بنا ہے، تو تحصیل تراغند اس میں شامل ہو گئی. تو مجھے جو اپنے بچپن کی یاد ہے یہ پارٹیشن کے بارے میں، تو ہمارے گاؤں میں قطعاً کوئی فساد کا واقعہ رونمائی نہیں ہوا. تو مجھے یاد ہے کہ لوگ چونکہ ہندو مسلمانوں کا پکا ہوا کھانا تو نہیں کھاتے تھے، تو پھل سبزیاں جو کچھ بھی انہیں دے سکتے تھے وہ گاؤں سے قافلے کا قافلہ جاتا تھا. ہر روز اس کیمپ میں انہیں کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں کہ جو وہ مسلمانوں کے ہاتھوں لے کے کھا سکتے ہیں، وہ کچے راشن کی صورت میں ہو، پھل کی صورت میں ہو، وہ پہنچایا کرتے تھے. اور کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ مسلمان آپس میں مل کے تو ہندوؤں کے خلاف کوئی نفرت کی آگ بھڑکا رہے ہیں، نہیں، بالکل نہیں. اچھا،
کرٹک مطلب ڈفرینٹ رائٹرز کی یعنی مصنفوں جی کی کتابیں پڑھنا جی اور ان میں سے خود سے اس پہ خلاصہ کرنا یا ایسے لکھنا ہے، ایسے ہی ہے؟ جی جی تو یہ شوق آپ کے اندر بچپن سے تھا؟ کب آپ کو لگا کہ مطلب میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے اور یہ شوق مجھے اس کو پالش کرنا چاہیے؟ جی میرے والد صاحب جو تھے وہ ہمارے گاؤں کا جو مڈل اسکول تھا اس میں پڑھاتے تھے، ٹیچر تھے. اچھا لیکن میرے ساتھ اب میں محسوس کرتا ہوں کہ اور بھی بھائی اور رشتہ دار آس پاس کے تھے تو کسی بھی اتنا پڑھنے لکھنے کا شوق نہیں پیدا ہوا. تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ گرا سخت بہت بچپن میں، یہ اب بھی اس پہ نشان ہے. تو میں پھر اپنی عمر کے بچوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیل کود میں شریک نہیں ہو سکتا تھا. وہ کھیلتے رہتے تھے، میں بیٹھا دیکھتا تھا. اور پھر یہ ہوا کہ پڑھنا لکھنا ہی میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی مسرت ہو کر رہ گئی. اچھا علامہ اقبال ہمیشہ میں پاک اسٹڈیز میں پڑھتی آئی لیکن اتنی شاید ہمیں ڈیٹیل نہیں پتا جتنی آپ ان کی مطلب پوئٹری سے بہت زیادہ متاثر بھی تھے، ان کی اقبالیت میں آپ نے بہت کچھ لکھا بھی ہے، تو وہ کیا ہے؟ اب بات یہ کہ پڑھنے لکھنے کا شوق ایک دینی گھرانے میں پیدا ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. پھر پڑھنے لکھنے کا جو شوق، تو گھر کا ماحول بڑی حد تک مذہبی تھا. تو جہاں تک دینیات کا تعلق ہے، اسلامیات کا تعلق ہے، علامہ اقبال سے بڑا کوئی لکھنے والا پیدا نہیں ہوا اسلامی ہند میں. ایسا کہ بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، شاہ ولی اللہ جیسی شخصیات آئی، لیکن وہ شاعر نہیں تھے، مفکر تھے، وہ ساری چیزیں. تو شاعری اس طرح سے ہے کہ بھئی اگر اقبال کی بچوں کے بارے میں نظمیں بھی اکٹھی کی جائے تو ایک پوری کتاب بن جاتی ہے. تو ان کی بچوں کے بارے میں جو نظمیں ہیں انہوں نے مجھے بہت متاثر کیا. اچھا اب اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر دینیات سے، اسلامیات سے ادبیات کی طرف رجحان بڑھتا چلا گیا. اور پھر وہ وقت آیا کہ جب نئی ادبی تحریکیں جو ہیں، ترقی پسند تحریک، جدید ادب کی تحریک، وہ چونکہ دونوں مغرب کے زیر اثر اقبال کو دل سے پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اقبال کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ تھا. تو انہوں نے جو اقبال کے خلاف لکھا، میں نے اس کی تردید میں لکھنا شروع کیا. پاکستان کا ریزولوشن 1940 میں آیا. 10 سال لگے قائد اعظم سمیت جو مسلم لیگ کی قیادت تھی سمجھنے میں کہ اقبال نے جو راہ دکھائی ہے اسی پہ آخر میں چلنا پڑے گا. بالکل. جب پاکستان ریزولوشن جسے کہتے ہیں لاہور میں اپنا قائد اعظم کی قیادت میں، تو وہ ہوا مارچ میں. صبح ریزولوشن پاس ہوا اور شام کو یونیورسٹی کے سینٹ ہال میں یوم اقبال منایا گیا. اس کی صدارت اے فضل الحق نے کی جنہوں نے ریزولوشن پیش کیا تھا. دوسری صبح دوسرا سیشن ہوا جس کی صدارت قائد اعظم نے کی اور کہا کہ اقبال میرا فرینڈ، فلاسفر اور رہنما ہے، گائیڈ، فرینڈ، فلاسفر. اچھا اب اس میں سوچنے کی بات یہ ہے جو نہیں سوچتے ہم آپ تو، کہ بھئی مارچ میں اقبال نہ پیدا ہوئے نہ فوت ہوئے تو یوم اقبال کیسے ہو گیا؟ بالکل میں آپ سے اس لیے کہ سب نے ریئلائز کیا کہ بھئی 10 سال پہلے اقبال نے جو راہ دکھائی تھی ہندوستان کے مسلمانوں کی نجات کی وہی راہ ہے. اقبال نے تصور دیا تھا آؤ اسے تحریک بناتے ہیں. قائد اعظم کی قیادت پہ تحریک پاکستان چلی
तसव्वुर पाकिस्तान को तहरीक पाकिस्तान बना, 7 साल में पाकिस्तान कायम हो गया। अच्छा, 1930 में इलामा इकबाल ने ख्वाब देखा कि जी। हमारे लिए मुसलमानों के लिए अलग मुल्क जी। इम्प्लीमेंट हुआ 1940 कायद आज़म ने 47 में पाकिस्तान बना। जो ख्वाब इलामा इकबाल ने देखा, जो मेहनत कायद आज़म ने की, जो पाकिस्तान सोचा, आपको लगता है कि आज उस लेवल पे ग्रोथ हमारी हो चुकी हुई है? नहीं, वो बात ये है कि कायद आज़म तो फौत हो गए रज़ा इलाही से, और लियाकत अली खान जब अमेरिका के दौरे पे गए तो उन्होंने अमेरिका की कोई बात नहीं मानी। पहला जो उनका लेक्चर था कांग्रेस में अमेरिका की, उसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त दुनिया 2 ब्लॉक्स में बटी हुई है, कैपिटलिस्ट ब्लॉक और कम्युनिस्ट ब्लॉक। पाकिस्तान इन 2 में से किसी का भी कैंप फॉलोअर नहीं है। हमारा अपना तीसरा रास्ता है, और वो रास्ता है इस्लामिक सोशलिज्म का। वहाँ से वापस आकर उन्होंने इस्लामी मुल्कों की कॉन्फ्रेंस बुलाई कराची में, और उस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्हें शहीद कर दिया गया। तो पाकिस्तान कायद आज़म और इकबाल के तसव्वुर का पाकिस्तान नहीं बन सका। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि लियाकत अली खान की शहादत और साथ ही ख्वाजा नाज़मुद्दीन की गवर्नर की बरतरफी के बाद जो 3 लोग इक़्तिदार के मालिक बने, गुलाम अहमद, अच्छा सिकंदर मिर्ज़ा, अयूब खान, ये 3 कौन थे? इनका तहरीक पाकिस्तान से क्या ताल्लुक था? ये तो अंग्रेज के जूते चमकाने वाले लोग थे। अयूब खान अंग्रेजों ही का आर्मी का ऑफिसर, तो इनका न तसव्वुर पाकिस्तान की इन्हें समझ थी, न तहरीक पाकिस्तान में ये दाखिल हुआ है। अच्छा, अब तक कितनी किताबें जो हैं वो आप लिख चुके हैं, और जितने भी यंगस्टर्स हैं जो कि इस फील्ड को अपनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो किस तरह से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, किस तरह से एज मुसन्निफ, क्रिटिक या राइटर लिख सकते हैं? इस तरह है कि एग्जैक्ट नंबर मैं इसलिए बता सकता कि आप वो याद नहीं, लेकिन 20 से ज़्यादा किताबें हैं। तो अब उस पे जो किताबें ऐसी हैं कि कुछ तो किताबें हैं जो लिखी गई, बस फैज़ पे, नून बीम राशिद पे, सादत हसन मंटो पे पूरी किताब है। अहमद फराज पे पूरी किताब है। तो फैज़ से फराज तक, राशिद तक, सब अहमद नदीम कासपी साहब पे 2 किताबें हैं। लेकिन कुछ मज़ाबीन के मजमूआ है, मुख्तलिफ 15-20 मज़ाबीन इकट्ठे हो गए, किताब आ गई। तो 20 से ज़्यादा है किताबें मेरी। नई नस्ल के लिए मेरी दरख्वास्त है, हिदायत तो नहीं। वो ये है कि अब मैंने अपने भी ख़ानदान में देखा है बच्चों को कि वो ये काफ़ी समझते हैं कि स्कूल की टेक्स्ट बुक्स पढ़ ली जाए तो वो बड़ा आलम हो जाता है। वो तो आपने पढ़ा इम्तिहान पास करने के लिए। असल बात ये है कि साथ साथ आप अपने शौक़ की किताबें पढ़ें, जिसमें आपने इम्तिहान नहीं देना, नंबर नहीं लेने। तो निसाबी किताबें पढ़ना अव्वलियत तालिब इल्मों की, क्योंकि इम्तिहान देना, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। और फिर बाद में जब आप फारिग तहसील होकर जाएं ज़िंदगी के मैदान में, अमली ज़िंदगी के मैदान में, और कोई पूछे कि आपने इकबाल को पढ़ा है, आपने नीटशे को पढ़ा है, तो आप कहें हमारे तो निसाब में नहीं था। और भाई निसाब तो इम्तिहान अच्छे से अच्छा निसाब तालीम जो है वो तो एक महदूद अरसे के लिए है। वो तो तैयार करता है आपको कि आप
इल्म की लगन को अपने दिल में गर्म रखें, ताज़ा रखें और जब वक्त मिले तो अपनी पसंद के मौज़ूआत पे जो पुरानी किताबें हैं वो भी पढ़ें, जो नई किताबें आ रही हैं वो भी पढ़ें। तो तालीम का सिलसिला जो है वो इम्तिहानात और वज़ाइफ और संदात इनसे गुजर के आगे असल तालीम शुरू होती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा लगा आज आपसे बात करके, सारी करातातें सुन के, इकबाल का पॉइंट ऑफ व्यू सुन के, और मैं भी कहने वाली थी कि जो बातें मैंने सुनी आज आपसे वो वाकई मेरी किताब में भी नहीं थी, लेकिन अच्छा है आपने इस चीज़ को भी क्लियर कर दी। जितनी भी जनरेशन है कोशिश करें कि अपने शौक़ को आगे कायम रखें और ज़िंदगी के असल प्रैक्टिकल लाइफ में आने के लिए आप लोग के लिए ज़रूरी है कि आप अपने साथ साथ तालीम और बुक्स को रखें, और जो कि वो मेरे अंदर नहीं है, लेकिन आज आपसे इंटरव्यू करने के बाद मैं भी कोशिश करूंगी कि थोड़ी नॉलेज की चीज़ें मैं लूँ और थोड़ा सा सोशल मीडिया से हट के अपने लिए भी टाइम निकालूँ। थैंक यू सो मच। और ये था आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड की, जिसका तज़किरा आप एक्सप्रेसो में पहले भी सुनते रहे हैं। उन्होंने मैट्रिक और इंटर के नताइज का ऐलान कर दिया है। गिलगित के अहमद वली ने कौमी सतह पर HSSC के इम्तहानात में मजमूई तौर पर अव्वल पोजीशन हासिल की है, जिसमें सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली वरीशा खान ने कौमी सतह पर SSC के एग्ज़ाम में मजमूई तौर पर अव्वल पोजीशन हासिल की है। यहाँ पर यह बात यकीनी तौर पर सारे अमल की अक्कास है कि आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड दरस व तदरीस के मामले में अटल और पुख्ता उसूलों पर चलता है। हमने 12 इसको डिस्कस भी किया है और मुख्तलिफ जो तलबा है इसको ये बोर्ड आलमी सतह पर मुकाबलों के लिए तैयार भी करता है, ताकि जो इनसे फारिग तहसील तलबा हैं वो आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। हम बात करें आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड की, तो इसके CEO डॉक्टर शहजाद जीवा भी हमारे शो में आए थे। अभी इस मौके पर उनका कहना है कि जो आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड है इसके फारिग तहसील तलबा 100 से ज़ायद बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त दाखिला हासिल कर चुके हैं। 53% तलबा को पाकिस्तान की 15% जामियात में दाखिले भी मिले हैं। ये अचीवमेंट है अब तक की मुख्तसर वक्त के अंदर। नो डाउट ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस वक्त वरीशा हमारे साथ मौजूद है, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। वरीशा, थैंक सो मच। आपने जो एग्जामिनेशन बोर्ड में कौमी सतह पर तो टॉप किया है, किस तरह की फीलिंग है टॉप करने के बाद, और ज़रा अपनी तैयारी और अपने इम्तहानात के हवाले से भी बताएं। जी, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई एम रियली वेरी ग्लैड। अल्लाह ताला का फजल करम है, अल्लाह ताला का एहसान है जो मुझे आज इस मुकाम पर पहुँचाया, और अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जा सके वो कम ही है। वरीशा, ये जो निज़ाम तालीम है जिसके तहत आपने पढ़ा है और फिर आप अपेयर हुई हैं एग्ज़ाम में, आप कितना मुअस्सर लगा है बीइंग स्टूडेंट? आपने इसको कितना अच्छा पाया अपने लिए, कितना इन्फॉर्मेटिव पाया, और कितना कॉन्फिडेंट है अब आप आगे जब किसी फर्दर लेवल पे एजुकेशन के लिए जाएंगी तो आपके पास उतना एतमाद मौजूद है? जी, मैं बहुत ही लकी फील करती हूँ अपने आप को कि सबसे पहले तो मैं इस बोर्ड का हिस्सा हूँ। आई फील वेरी फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट्स को पॉलिश किया जाता है, उनके माइंड्स को प्रिपेयर किया जाता है फॉर देयर फ्यूचर। इट्स नॉट अबाउट रोड लर्निंग कि आप रट्टे मारें या आप किताबों को रट के जब आप जाके एग्जाम में प्रिपेयर हो। यहाँ पे स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया जाता है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे फोकस किया जाता है। अच्छा वरीशा, आप कॉन्सेप्चुअल जो है कॉन्सेप्ट्स को लेकर आप बात करिए। ऑब्वियसली हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसमें ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली रट्टा सिस्टम पे फोकस किया जाता है, लेकिन जिस एग्जामिनेशन सिस्टम के तहत आपने किया है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना कितना हेल्पफुल होता है आपको पढ़ाई के हवाले से या ओवरऑल भी? वैसे फर्दर मुझे लगता है प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जो पढ़ाई के दौरान हो तो वो आगे फर्दर लाइफ में बहुत हेल्पफुल होते हैं। जी बिल्कुल, और अगर आपने ये अपना माइंड प्रिपेयर किया हुआ है कि आपने एक ही यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में अपेयर होना है, तो आपको इस बात में श्योरिटी होनी चाहिए कि आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आप सिर्फ बुक की रटी हुई डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशंस के सहारे एग्जाम में आ रहे हैं तो सॉरी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन चीज से आपका कॉन्सेप्ट होती है और आगे फ्यूचर में प्रैक्टिकल लाइफ में कॉन्सेप्ट्स ही आपके काम आते हैं। कोई भी आपसे आगे जाके रटी हुई डेफिनेशन नहीं पूछेगा। ट्रू दैट। तो वरीशा, वो क्या तरीक़ेकार हैं जो इस बोर्ड के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं जो आपको रट्टा कल्चर से हटा के कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की तरफ लेकर आते हैं? बीइंग स्टूडेंट वो कौन से प्रोसीजर्स हैं जो आपने देखे हैं और आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये है कि आप सिर्फ अपनी एक टेक्स्ट बुक तक महदूद ना रहें।
आपके पास लाइब्रेरी खुली पड़ी है, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, इंटरनेट पर आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, आपको जहाँ से कोई भी चीज सीखने को मिलती है, जहाँ से भी आपको इल्म मिलता है, आप वो चीज को सीखें। एक भी कोई टॉपिक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो बुक में लिखा है आप सिर्फ वही पढ़ें। आपके पास कई सारी बुक्स मौजूद है, उसमें टॉपिक्स डिफरेंट तरीके से जो है वो लिखा गया होता है, तो आप सबके पॉइंट ऑफ व्यू को पढ़ें, आप उस चीज को पढ़ें तो आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर होगा। तो आपके जो 7 फेलो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए किस हद तक मुमकिन है कि वो भी इस एग्जामिनेशन बोर्ड का हिस्सा बने? कोई प्रोसीजरल गाइडलाइन जो आप देना चाहो, बिकॉज यू आर द टॉपर, एक तो आप नॉर्मल स्टूडेंट होती है, आप तब भी आपकी जो लर्निंग है वो बाकी लोगों से बेहतर होती, क्योंकि इस प्रोसीजर के तहत लर्निंग के तरीक़ाकार मुख्तलिफ है और अच्छे हैं, लेकिन आप अपनी फेलो स्टूडेंट्स को या अपनी यंगर वंस को कुछ गाइड करना चाहो इस प्रोसीजर के हवाले से? मैं यही गाइड करना चाहूंगी कि अगर आप आखान में अपेयर होना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको शुरू से अपना माइंड क्लियर करना चाहिए कि आपने अगर आखान में अपेयर होना है तो पहले तो आपने दिल लगा के पढ़ना है और आपने चीज़ों को समझ के पढ़ना। आपने सिर्फ रट्टे तक या आपने सिर्फ डिग्री तक नहीं पढ़ना, आपने उस इल्म को हासिल करना है। और बाकी अप्लाई करने के प्रोसीजर्स तो अलग ही होते हैं, वो स्कूल्स भी करवा देते हैं, लेकिन जो पढ़ने की जो स्ट्रैटेजीज होती है वो आपने करनी है। आपको टीचर या ट्यूटर या गाइडर वो सब कुछ नहीं करवाएगा, आपको अपना हार्डवर्क देना होता है। ठीक हो गया। वरीशा, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करना है आगे? कोई टारगेट या गोल सेट किया हुआ है? फ्यूचर में मैं मेडिकल में फिलहाल जाना चाहती हूँ। आई वांट टू बी अ डॉक्टर बिकॉज आई लव बायो। और कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको आप टारगेट करिए कि मैंने आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए वहाँ पे जाना है आगा खान बोर्ड से निकलने के बाद? फिलहाल तो लाइक कॉलेज में आई वांट टू गो टू आगा खान कॉलेज, उसके बाद यूनिवर्सिटीज में जाना है, तो फिलहाल तो सिर्फ यही टारगेट है कि पहले एमबीबीएस पे खुल जाए। और एक अगर मैं थोड़ा सा बायस कमेंट भी आपसे ले लूं, कौन से ऐसे टीचर या कौन सी ऐसी टीचर हैं जिनको आप अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपने अलावा देना चाहेंगी कि उनकी बड़ी मेहनत है मेरे साथ, या वो ही और शी इज बीन वेरी काइंड टू मी? अच्छा, तो अगर मैं किसी एक को क्रेडिट दूंगी तो आई थिंक थोड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। नॉट जस्टिफाइड। हाँ, ये तो है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का करम है, उसके बाद मेरे पेरेंट्स का, मेरे घर वालों का, और जैसे टीचर्स का बहुत हार्ड वर्क है मेरे साथ। किसी एक का नाम लेना ठीक है, हम आपको इस मुश्किल में नहीं डालेंगे वरीशा। आपने कह दिया टीचर्स, ओवरऑल उस्ताद सारे जो है वो ऑब्वियसली आपके एग्जैक्टली कलेक्टिव एफर्ट है, एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक वरीशा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह ताला आपको मुस्तकबिल में मजीद कामयाबियां दे, जिस तरह से आपने मेहनत की है, टॉप किया, एंड फर्दर भी आप बहुत ज़बरदस्त काम करें। वरीशा खान हमारे साथ मौजूद थी, उनसे हम बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद। और अब बारी है हमारे सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जिसमें आज बात हो रही है मुस्तंजर हुसैन तार साहब की किताब चित्राल दास्तान पर। इस किताब का पहली किस्त है, इस पर क्या डिस्कशन हो रही है, देखते हैं आज का सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में का ये जो मुनफरिद सिलसिला है, ये मुस्तंसर हुसैन तार साहब से उनकी किताबों के हवाले से जो गुफ्तगू की जाती है उस पर मबनी है। और इस दफ़ा एक नई किताब है चित्राल दास्तान। और चित्राल दास्तान जो है ये जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है, ये चित्राल के हवाले से है, चित्राल की सरजमीन के हवाले से है। और ये जो चित्राल की सरजमीन है, ये जो चित्राल के बासी हैं, इनके कुछ गिले रहे हैं मीडिया के साथ भी, राइटर्स के साथ भी, और उनमें से मैं समझता हूँ कि बेशतर गिले जो है वो बिल्कुल जायज़ हैं। चित्राल की ये जो सरजमीन है, ये किसी तौर भी किसी और सरजमीन से इसका अगर मुकाबला करना चाहें या मवाजदा करना चाहें तो किसी तौर कम नहीं है। आप चाहे लैंडस्केप के हवाले से देख लें, चाहे तारीख के हवाले से देख लें, चाहे लोगों के रसूम और रवाज या सकाफत के हवाले से देख लें, चाहे कहावतों के हवाले से देख लें, किसी भी हवाले से चित्राल की सरजमीन है वो किसी तौर कम नहीं है। बहुत सारे मामलात में इसको दूसरी सरजमीनों पे कुछ बरतरी भी हासिल है और इसके कई पहलू हैं, कई जहतें हैं। इस पे बात करेंगे। चित्राल दास्तान बहुत ही खूबसूरत किताब है और चित्राल दास्तान पे तार साहब से जो गुफ्तगू है, अगर उसका सिलसिला हम त्रिच मीर से ही स्टार्ट करें, उसकी वजह यह है कि जब भी मेरे ज़हन में हुंजा आता है तो राकापोशी आता है, स्कर्दू आता है तो केटू और गशब रोम और ये पूरा सिलसिला आता है, द्यामर आता है तो मेरे जहन में नांगा पर्वत आता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब भी चित्राल आता है किसी की जहन में तो वो त्रिच मीर के बगैर, यानी त्रिच मीर और चित्राल दोनों का तज़किरा एक ही वक्त में होता है। और त्रिच मीर जो है वो अपनी खूबसूरती के हवाले से एक कमाल खूबसूरत पहाड़ है। तो जब हम चित्राल दास्तान पे बात करने ही लगे हैं तो क्यों ना
तिरछमीर से बात स्टार्ट की जाए तार साहब के साथ। तार साहब, ये जो तिरछमीर है इसके हवाले से बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि अनसुनी उनको कहा जा सकता है, अनकही कहा जा सकता है, बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। हमारे तो खैर बहुत सारे पहाड़ों में बहुत सारी कहानियाँ हैं जिससे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन ये जो तिरछमीर की कहानी है ये बहुत हद तक बिल्कुल ही इनके हवाले से एक नावाकिफियत जो है वो पाई जाती है। कर्नल मुबशिर जो उन्होंने आपको कई कहानियाँ सुनाई क्योंकि वो उस वक्त तिरछमीर जाया करते थे, तो वो उन कहानियों का जिक्र जो है वो अपने अपनी किताब में किया है और इसमें एक हस्पानवी ग्रुप है, उसकी भी एक कहानी है। तो अगर इस कहानी से इब्तिदा कर दें और इस कहानी को अगर आप नाज़रीन के लिए यहाँ पे सुना दें इस कहानी को। एक्चुअली छोटा भाई जो था आर्मी में था, तो एज ए लेज़न ऑफिसर वो एक तो K2 बेस कैंप तक गया एक अमेरिकन एक्सपीडिशन के साथ, ये इटालियन और स्पेनिश थी शायद, तो तिरछमीर तक गया। तब मैं तिरछमीर मैंने नहीं देखा हुआ था, तो वो उसकी कहानियाँ मुझे सुनाता था। तो उसके साथ जो नंबरदार होता है ना मजदूरों का जी, तो वो उसके साथ गुफ्तगू करता रहता था। तो नंबरदार जो था उसका बहुत एक्सपीरियंस था तिरछमीर के हवाले से कि जितनी एक्सपीडिशन वहाँ पे आई, वहाँ क्या क्या हुआ। तो 2-3 कहानियाँ बहुत ही जो कहते हैं ना कि जिनमें कहानीपन का एलिमेंट भी था, ड्रामा भी था, ट्रेजेडी भी थी, दे वर ग्रेट स्टोरीज। तो उसने नरेट की। उसमें एक मसलन ये थी कि 2 माउंटेनियर जो हैं वो पहुंच जाते हैं ऊपर तिरछमीर की टॉप पे, ठीक है, और वहाँ तस्वीर लेने लगते हैं। माइंड यू तिरछमीर की जानब अफगानिस्तान है, हमारे हिस्से में बेशतर जो चोटियाँ हैं वो आधी आधी आई हैं, K2 भी आधी चाइना में। तो वो तस्वीर लेने लगा, तो दूसरा जो माउंटेनियर था जो तस्वीर उतरवा रहा था उसको उसने कहा ज़रा पीछे हो जाए, जिस तरह वो कैमरा का, तो पीछे हुआ, उसको फिसल गया और वो लुढ़कता हुआ तकरीबन 15 फुट नीचे और बर्फ़ थी वहाँ पे जा गिरा। चोट नहीं आई, वो खड़ा हो गया हंसता हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। तो उसने कहा आ जाओ मैं तुम्हारी तस्वीर। तो उसने वहाँ खड़े हुए भी कि उसकी तस्वीरें उतराई। उसके बाद उसने वापस आने की कोशिश की। वो स्लोप ऐसी थी, इट वॉज द टॉप ऑफ तिरछमीर, कि उसके पर चढ़ा नहीं जा रहा। पहले तो वो हंसी खेल में ही सारा सिलसिला जारी रहा, उसके बाद वो सीरियस हो गए। एंड ए टाइम केम कि इवनिंग हो रही थी और वो नहीं चढ़ पा रहा था। एंड फाइनली उसने उसको कहा कि देखो तुम जब तक बेस कैंप नहीं पहुंचोगे तुम भी मेरी तरह मारे जाओगे। आई एम फिनिश्ड, मैं ऊपर नहीं आ सकता, तुम जाओ। और जिस तरह फिर उसको छोड़ा है, मतलब आपका दोस्त है, जिंदा है, हंसता खेलता है, यहाँ खड़ा हुआ है 10-15 फुट नीचे, एंड ही कैनॉट कम टू यू। एक तो ये थी, लेकिन दूसरी जो ड्रामेटिक स्टोरी थी वो ये थी कि भाई एक बाप और बेटी उसकी और बेटी का मंगेतर, ये तीनों ने बहुत मुश्किल से, आपको मालूम है कि जुनून होता है माउंटेनियरिंग का, साल फैक्ट्रीज में काम करके पैसे जमा किए, यहाँ आके प्राइवेटली को चंद एक पोर्टर लिए, उनमें ये पोर्टर नंबरदार भी था। तो बाप और बेटी और उसका मंगेतर, उन्होंने कहा कि शादी से पहले हम ये तिरछमीर फतह करके आए। अच्छा। तो बाहर तो और इन शॉर्ट जब वो तिरछमीर के ऑलमोस्ट बेस कैंप तक पहुंचे, उस रात वो लड़की को बुखार हो गया जो मंगेतर थी उसकी, और शदीद बुखार हो। तो अब मसला ये था कि अब ऊपर कैसे जाया जाए, और वो ऑलमोस्ट बेहोश सी थी। तो उन बाप ने और लड़की के मंगेतर ने ये फैसला किया कि ये नंबरदार इसके पास ठहरता है, इसकी केयर करता है, हम इतनी देर में तिरछमीर करके आते हैं। और उसके लिए कुछ वक्त था, तो उसमें टेंट में वो पड़ी हुई थी, तो वो चले गए। अब ये एक डेस्टिनेशन है तिरछमीर के बेस कैंप में, वहाँ तो कोई लोग नहीं जाते। K2 में, बाकी एवरेस्ट में तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन ये जो कंपैरेटिवली अननोन माउंटेन्स होती हैं वहाँ कोई नहीं होता। और वो फूल थे, इधर उधर बर्फ़ पड़ी हुई थी। तो वो नंबरदार का कहना है कि शाम हुई और मैं जान गया कि वो अगले रोज़ वापस आएंगे, वो कैंप 1 में कैंप करेंगे, फिर ऊपर जाएं। तो उसका बुखार और तेज़ हो गया और वो कहने लगा कि मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं, को हज़ियान में थी।
تو پہلے تو میں وہ ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے فیمیل پریزنس کی، میں باہر بیٹھا رہا، پھر میں کیمپ کے اندر چلا گیا، اس کے پاس چلا گیا، اور وہ کچھ نہ کچھ کہہ رہی تھی اور میں اس کو ڈھارس دے رہا تھا. کہتا وہ لڑکی ساری رات مجھ سے باتیں کرتی تھی اپنی اسپینش زبان میں، مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن وہ کچھ اپنے باپ کے بارے میں تھی، کچھ تلشمیر کے بارے میں تھی، وہ ذہن میں تھی. شی وازنٹ ان ہر سینسز. کہنے کہ صبح کے وقت مجھے نیند آ گئی اینڈ آئی وینٹ ٹو سلیپ. اور جب میں بیدار ہوا ہوں، ہلکی سی روشنی ہوئی ہے، تو میں نے دیکھا اس لڑکی کی طرف، تو اس کی آنکھیں کھلی تھی. شی واز ڈیڈ. اب اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ایک اجنبی لڑکی ہے، شی از ڈیڈ، اور اس کے لواحقین جو ہیں وہ وہاں پہ نہیں ہیں، وہ آگے گئے ہوئے ہیں، تو کیا کریں. تو اس نے اس کو اسی ٹینٹ میں اس کے سلیپنگ بیگ میں بند کیا، اس کی باڈی کو، اور وہ پھر ٹریک کرتا ہوا کشمیر کی طرف اس نے چڑھائی شروع کی. وہ کہتا ہے کہ 2-3 گھنٹے کی چڑھائی کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ دونوں واپس آ رہے ہیں، اور واپس آتے ہوئے بے حد خوش ہیں، اور دور سے وہ نعرے لگا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کشمیر کو کانکر کر لیا. اور اس کے بعد پہاڑوں میں اس قسم کا عجیب ماتم ہوتا ہے نا، کوئی سننے والا نہیں ہوتا. اور ان کی جو آہو فغاں تھی، اسپینش ویسے بھی ذرا اورینٹل سے ہیں اپنے ایٹیچیوڈ میں، اور اپنے ایموشنز کو زیادہ ڈسپلے کرتے ہیں. خیر وہ روتے روتے رہے. فائنلی وی کیم ٹو دا ٹینٹ. وہاں پہ ہم نے وہ ایک عارضی سا اسٹریچر بنایا، اس کے اوپر باڈی ڈالی، رسی باندھے، اور اس کو 2 دنوں میں ہم نیچے لے آئے. نیچے ایک قبرستان تھا، وہاں دفن کرنا تھا اس کی باڈی. وہاں تو جا نہیں سکتی تھی، فاصلے بہت تھے نا. اب جی اس وقت چترال پہنچنا ہی مشکل ہے، چلے جائے وہاں چترال سے نکل کے پھر پشاور، پھر وہاں سے سوین وغیرہ وغیرہ. تو لوکل قبرستان میں انہوں نے لے کے گئے. تو وہاں پہ کچھ مذہبی لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو کرسچن ہے، اس کو ہم یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے. اس پر وہ نمبردار نے بھی ان کا ساتھ دیا. اس نے کہا کیا ہوا، یہ دیکھو ٹریجڈی ہوئی ہے. اور اس کا منگیتر بھی حواس باختہ تھا، اس نے پستول نکال لیا کہ میں یہ کر دوں گا، بار تھا. فائنلی شی واز بریڈ دیر. اب میرا یہ خیال تھا کہ یہ کہانیاں ختم ہو گئی. یہ کہانی نہیں ختم ہوئی، اس کا کلائمیکس آ گیا کہ نمبردار کا کہنا ہے کہ کوئی 3-4 برس گزر گئے. بلا بیٹھا ہوا اور ایکسپیڈیشن آئی، ان کے ساتھ جاتا رہا. ایک روز رات کو بارش ہو رہی تھی شدید، اور کسی نے ناک کیا میرے دروازے پہ. میں نے دروازہ کھولا تو ایک بوڑھی عورت تھی سفید بالوں والی، بارش میں بھیگ رہی تھی. تو اس نے کہا کہ میں اندر آ سکتی ہوں؟ انگریزی میں کہا. میں نے کہا آ جائیں. اس کے ساتھ ایک لوکل بھی تھا. آ کر اس نے کہا کہ وہ جو لڑکی جس کو تم نے دفن کیا تھا 3-4 سال پہلے، میں اس کی ماں ہوں، اور میں اس کو لینے آئی. وہ ماں کہاں سے چلی؟ She wanted her daughter to be taken back to their آبائی جو وطن ہے وہاں پہ. ہمارے یہاں نا بہت سارے مفروضے ہیں کہ جی ویسٹ والے ماؤں سے پیار نہیں کرتے، مائیں بیٹوں سے نہیں کرتی، وہاں خاندانی سسٹم، یہ سب مفروضے. جی یہ اپنے دل کو خوش رکھنے کے لیے، اپنی سپیریئر اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے. تو کبھی موقع ملا تو میں اس موضوع پر بھی تھوڑی سی گفتگو کروں گا کہ کس طرح ویسٹ میں بھی وہ تمام تر سینٹیمنٹس موجود ہیں جی بالکل جو ہمارے یہاں. لیکن بس وہی ہے کہ اکنامک سچویشن ایسی ہے کہ تھوڑا بہت اتنا وقت نہیں دے سکتی اولاد ماں باپ کو جتنا یہاں دیتی ہے. یہاں تو آدھے بچے ویلے بیٹھے ہیں نا، حکا پار دے رہا پیو کا. چنانچہ کہنے لگی کہ میں اس کو لینے آئی. تو میں نے کہا کہ کس طرح؟ کہنے لگی مجھے معلوم ہے کہ تابوت تھا اس کا، واپس گیا خامن، اس سے میں بڑی ناراض ہوئی، اس سے میں علیحدہ ہو گئی، تم کیوں نہیں لے کے اس سے؟ کہنے کہ اگلے روز ہم گئے، اور وہ انفارچونیٹلی یہ کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ زمان فلیش فلڈز وغیرہ بہت آتے ہیں چترال میں. جی
تو وہ 4-5 سال کے عرصے میں 1-2 مرتبہ سیلاب وغیرہ آئے تو اس کی قبر بہہ گئی. یعنی پن پوائنٹ جہاں بھی ہوتے ہیں 2-4 پتھر رکھے ہوئے تھے, پتھریلا ایریا ہوتا ہے, اب وہ نشاندہی نہیں ہو رہی تھی. پھر کسی پرانے بندے کو بلایا, اس نے کوئی نشاندہی کی, وہاں کھدائی کی, فائنلی اس کا تابوت مل گیا. اور پھر وہ گمار ہوئی ہے اس تابوت سے لپٹ کے, اور اس کے بعد اس نے اس کو پیک کروایا اور واپس ہسپانیہ لے گئی. یہ کہانی تھی. اور میں نے اسے لکھا بھی تھا ایک شارٹ سٹوری کی صورت میں, اور اس کا عنوان تھا ان کی مائیں بھی ان کے لیے روتی. کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں جو ماؤنٹینئر مر جاتے ہیں ان کا کیا ہے, ان کی تو مائیں ان کے لیے روتی بھی نہیں, روتی ہیں, آپ کو علم نہیں. بہت ہی افسوسناک اور بڑی دردناک کہانی تھی. اور اس طرح کی بکھری پڑی ہیں کہانیاں ماؤنٹینرنگ کے حوالے سے, اسپیشلی کوہ پیمائی کے حوالے سے, کیونکہ پاکستان میں بلند ترین پہاڑ ہیں اور ان سے منسلک بہت ساری کہانیاں ہیں. اور ان میں سے کئی کہانیوں پہ مغرب میں مختلف اور ممالک میں بنی ہیں, فلمز بنی ہیں, لکھا بہت گیا ہے. لیکن پاکستان کے اندر نہ تو ڈرامہ کا یہ موضوع ہے, نہ ہی یہ فلم کا کبھی موضوع رہا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میری شدید خواہش تھی, 1-2 جو تھے چینل, پرانی بات ہے, اب تو میں بالکل لکھ ہی نہیں سکتا, 20-25 سال, میں نے انہیں کہا, کہنے بھی جی اس کے لیے چترال جانا پڑے گا. میں نے کہا وہ تو جانا پڑے گا, وہ تو تجمیر کے سارے بیک آؤٹ کرتے, کیونکہ یہاں پہ اب اس قسم کا ڈرامہ جو ہے آپ لکھیں جو حقیقت سے قریب تر ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں. ساس بہو کا لکھیں, اس نے نمک زیادہ ڈال دیا ساس نے, بہو کو خاوند نے ڈانٹا, کہاں پہ میں طلاق, اس قسم کے اس کی گنجائش ہے. لیکن خواہش تھی میری کہ بھئی لکھوں, لیکن وہ کس طرح شوٹ. تو طاہر صاحب یہ جو ترچ میر ہے, اس نے اپنے حسن کے حوالے سے مطلب بہت سارے مداح پیدا کر رکھے ہوں گے, اور وہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہر آدمی جو اپنے حصے کے پاگل پیدا کر لیتا ہے, ہر پہاڑ بھی اپنے حصے کے بہت سارے پاگل پیدا کر دیتا ہے. تو ترچ میر نے اب جو اپنے حصے کے پاگل پیدا کیے ہوئے ہیں یا کر رکھے ہیں, ان کی تعداد کافی ہے یا کم ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. اچھا. کیونکہ ایکچولی کمپٹیشن بہت ہے پاکستان میں حسیناؤں کا, جی, اور وہ مداح جو ہیں وہ ادھر زیادہ تر رخ کر لیتے ہیں, کیونکہ ترچ میر 8000 بھی نہیں ہے. بہت خوبصورت پہاڑ ہے, دنیا کے خوبصورت ترین پہاڑوں میں سے. تو وہ جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی اگر کچھ کرنا ہی ہے تو کو 8000 میٹر والی پیک ہم کریں, اور وہ آسان بھی ہیں کیونکہ وہاں لوگ بہت جاتے ہیں. ترچ میر پہ بہت کم لوگ گئے ہیں, اس لیے یہ اتنی پاپولر نہیں ہے. طاہر صاحب بہت شکریہ. چترال داستان پر ہماری بات ہو رہی تھی. چترال داستان جو طاہر صاحب کی کتاب ہے, اور اس میں جو سفر بنیادی طور پہ اختیار کیا گیا وہ گلگت کی طرف سے کیا گیا, اور گلگت سے غزر گوپس میں طاہر صاحب نے قیام کیا, اور اس کے بعد یاسین ویلی گیا, اور پھر وہاں سے پھنڈر, اور پھر شندور کراس کرتے ہوئے پھر چترال, اور وہ پورا جو خطہ ہے اس کو دیکھا. اور بہت کمال مشاہدہ ہے, بہت کمال کتاب ہے, ضرور پڑھیے گا چترال داستان. اور اگلی جو قسط ہے, اس قسط میں تو ہمارا زیادہ فوکس جو تھا وہ ترچ میر رہا تھا, کیونکہ ترچ میر جو ہے وہ چترال کی ایک پہچان ہے, ایک لینڈ مارک ہے, ایک بہت ہی خوبصورت پہاڑ ہے. تو ترچ میر اس دفعہ تو موضوع رہا ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ کیسی کمال اور خوبصورت کہانیاں جو ہیں وہ ترچ میر کے ساتھ منسوب ہیں. ترچ میر میں جو جتنے بھی کوہ پیما آتے رہے تو وہ نقوش کی شکل میں بہت ساری ایسی کہانیاں چھوڑ گئے ہیں, اور اس میں سے کافی ساری کہانیاں جو ہیں ان کا ذکر جو ہے وہ طاہر صاحب نے چترال داستان میں کیا ہے, اس میں دیکھ لیجئے گا. نکلے تیری تلاش میں اگلی قسط تک کے لیے اجازت دیجئے. دیکھتے رہیے نکلے تیری تلاش. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کے سلسلے میں مختلف موضوعات پر ڈاکومنٹریز کا سلسلہ جاری ہے. ہم آف اینڈ آن آپ کو مختلف موضوعات دکھا رہے ہیں. پاکستان کا تعلیمی نظام اور اس کا جو تعلیمی نصاب ہے, اس میں خوبیاں اور خامیاں کیا ہیں, کیسے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے, کہاں سے شروع ہوئے اور اب کہاں پہنچے ہیں, اس کا احاطہ اس ڈاکومنٹری کے اندر ہے. اسی سلسلے کی ڈاکومنٹری آج آپ کو دکھاتے ہیں. عباس تابش کا شعر ہے کہ ہمارے پاؤں الٹے تھے, فقط چلنے سے کیا ہوتا, بہت آگے گئے لیکن بہت پیچھے نکل آئے.
शोबा तालीम में क्या हम तरक्की कर रहे हैं या रूबे ज़वाल हैं, इसका अंदाज़ा हमें नताइज से लगाना होगा। क्या हम साइंस, टेक्नोलॉजी और इजादात के शोबा में बड़े अफराद पैदा कर सके हैं? कौमी सतह पर दूसरा बड़ा नतीजा इखलाकी रवैयों की सूरत बरामद होता है। दोनों शोबों में नताइज किसी तौर हौसला अफजा नहीं कहलाए जा सकते। पाकिस्तान की इब्तदाई 3 से 4 दहाइयों में हमने साइंस की दुनिया में बेहतर नताइज दिए, लेकिन फिर रफ्तार सुस्त हो गई। शोबे तालीम में निसाब, उस्ताद और तरीका इम्तिहान अहम तरीन अवामिल हैं। तालीम के लिए सबसे पहले ज़रूरत ये होती है कि आपके माशरे में इंसाफ मौजूद हो और हर किसी को वो सलाहियत, वो मौका, वो माहौल, वो जगह, वो साजो सामान मैसर हो जहाँ वो तालीम हासिल कर सके। अभी जब हम खानदगी की सतह पर नहीं पहुँचे तो हम आलमी सतह की कैसी बात करेंगे? अगर हमारा आलमी मयार नहीं है तो ये कैसे है कि इस वक्त हमारे तकरीबन 10,000 बच्चे अमेरिका की जामियात में पढ़ते हैं और ये आलमी मयार अगर ना हो तो ये कैसे मुमकिन है कि हमारे बच्चे जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के इम्तिहानात देते हैं उसमें उन्होंने दुनिया में रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं। इनफैक्ट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जब स्कूल से पढ़कर बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो वो अमेरिकन स्टूडेंट से काफ़ी आगे होते हैं। मैथमेटिक्स में ज़्यादा आगे होते हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री की नॉलेज में आगे होते हैं, बायोलॉजी में इस हद तक नहीं, मगर जनरली साइंटिफिक फील्ड में जो लोग जा रहे हैं स्कूलिंग के बाद वो दूसरे स्कूल के बच्चों से आगे होते हैं। अमेरिका की तमाम जामियात जो सैकड़ों में हैं उनका सबका म्यार एक जैसा नहीं है। कुछ अपने आप को मुख्तस करती हैं तहकीक और साइंसी रिसर्च के लिए, जहाँ पे तहकीकी काम को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। कुछ जामियात ऐसी हैं जो सिर्फ ग्रेजुएशन कराती हैं, फोकस टीचिंग पे होता है। निसाब तालीम को ज़िंदगी से करीब होना चाहिए। निसाब तालीम को ज़िंदगी के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयार करने की ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात की है कि लोगों की समझ को उस सतह पर लाएं जहां वो आपकी बात समझ सकें। आपके यहाँ मईशत में खला है, आपके मुल्क में इंसाफ में खला है, तो तालीम उस सारे खला को कैसे पुर करेगी? निसाब तालीम को बेहतर करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास बेहतर टीचर्स हों। टीचर ट्रेनिंग मैं समझता हूँ एक बहुत ही ज़रूरी फरीज़ा है हुकूमत की तरफ से कि क्योंकि निसाब जो है एक तो हुकूमत बना के भेज सकती है, कोई आला इदारा से हम उठा सकते हैं, हम किसी और यूनिवर्सिटी से भी निसाब जो है कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इतना मसला नहीं है। मगर निसाब को पढ़ाना और उसको पढ़ाने का जो तरीका है उस पर महारत हासिल करने के लिए खासी टीचर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तरक्की याफ्ता ममालिक में तरीक़ा इम्तिहान में इनकलाबी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। तरीक़ा इम्तिहान में अब जोर इस बात पर दिया जाता है कि बच्चों को निसाब के रट्टे नहीं लगवाने, बल्कि इम्तिहान का मकसद इस बात की जांच है कि बच्चे का इस मौजू पर कॉन्सेप्ट कितना मुकम्मल है और अमली ज़िंदगी में इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत और अहमियत को वो कितना समझता है। दूसरी तरफ हमारे अभी तक जोर रट्टे पर हैं। बच्चों ने फार्मूले रटे तो होते हैं, लेकिन उनको इन फार्मूलों की अमली जिंदगी में कारफरमाई नहीं सिखाई जाती। हमारे बच्चे ज़ू इज़ाफ़े अक्ल तो बहुत तेज़ी से निकाल लेते हैं, लेकिन आने वाली ज़िंदगी में ज़ू इज़ाफ़े अक्ल या अलजबरा का करना क्या है, इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। पाकिस्तान के तालीमी निसाब के अंदर और पेडागॉजी के अंदर, यानी कि पढ़ाने के तरीके के अंदर रट्टे का निज़ाम जो है वो राइज है। अब ये निज़ाम जो है इसकी एक ख़ास वक्त में बहुत ही ज़्यादा अफादियत थी, एक ऐसे वक्त में जबकि हमारे पास कागज़ नहीं हुआ करता था, हमारे पास लाइब्रेरीज़ और किताबें नहीं हुआ करती थी, और तकरीबन तमाम इल्म जो है वो वर्ड ऑफ माउथ से, ओरल ट्रेडिशन से फैलाया जाता था। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में भी रट्टे की अपनी एक अहमियत है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक मैथमेटिक्स के तालिब इल्म हैं, अगर मल्टीप्लिकेशंस का जो टेबल्स होते हैं उनका, जिसको हम पहाड़े कहते हैं, उनका अगर आपने रट्टा नहीं लगाया हुआ तो आप मेंटल मैथमेटिक्स नहीं कर सकते, कोई किसी किस्म की एडवांस मेंटल मैथमेटिक्स नहीं आप कर सकते। हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी डॉक्टर्स और इंजीनियर
مغرب کے معاشروں میں کام کرتے ہیں تو کیا وہ رٹے کی پیداوار ہے؟ یہ مفروضے غلط ہیں، ایسا ہوتا بھی ہے، نہیں بھی ہوتا ہے. یہ ہر جگہ ایک برش کے ساتھ پینٹ کر دینا سارے پاکستان کو، سارے تعلیمی نظام کو، میں اس کو درست نہیں سمجھتا. آپ بچے کو سوال کرنے، سوچنے، سمجھنے کی صلاحیت دیجیے تاکہ وہ ایک پھیلاؤ کے ساتھ، مختلف زاویوں کے ساتھ بات کو سمجھے اور جواب دینے کے لیے تیار ہو. لیکن اگر آپ کو وہ جواب چاہیے جو آپ نے سوچ رکھا ہے تو پھر اس کے پاس تو سوائے رٹ لینے کے کوئی دوسرا صورت نہیں ہوگی. آپ بچوں کو بچانا چاہتے ہیں اس بات سے کہ وہ صرف لفظ نہ دہرائیں، تو ان بچوں کو لفظ سمجھانے کی کوشش کیجیے اور اس بات کی اجازت دیجیے کہ وہ صرف ان عبارتوں کے علاوہ بھی کچھ اور پڑھ لیں جو ان کے نصاب میں ہے. ہمارے استاد جس مضمون کو پڑھا رہا ہوتا ہے خود اس مضمون سے کس قدر عشق میں مبتلا ہوتا ہے، یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی حقیقت نہیں. استادوں کی اکثریت روایتی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد اس مضمون کے حوالے سے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں رکھتی. جب استاد خود اس مضمون کے حوالے سے محبت میں مبتلا نہیں ہے تو وہ کیوں کر ایک اچھا استاد ہو سکتا ہے؟ میں اسی شہر کی پیداوار ہوں. میں جب اس شہر میں پل بڑھ رہی تھی تو لوگ کہتے تھے ہمارے پڑوسی بہت شریف ہیں، ان کے گھر کتابیں بہت ہیں. اب ہم کہتے ہیں ہمارے پڑوسی بہت عمدہ اور اعلیٰ لوگ ہیں، ان کے دروازے پہ 6 گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں. تو آپ کا استاد تو گاڑی خریدنے کی فکر میں لگ گیا. معاشرے کی ترجیحات بدل گئیں. آپ کے یہاں سنجیدہ استاد بھی ہیں، وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اس کے لیے وقف کی، وہ بھی ہیں جو بہت اچھے تحقیق کرنے والے ہیں، وہ لوگ بھی موجود ہیں جو بہت اچھا پڑھانے والے ہیں. مگر کیا ہم نے معاشرے کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ وہ پڑھے لکھے آدمی کی بھی عزت کر سکے؟ جن اداروں کے ذریعے استادوں کی ذہن سازی ہوتی ہے وہ ادارے کہاں پر ہیں؟ وہ ادارے نہیں ہیں پاکستان کے. ہمارے اندر انٹلیکچول کلچر یہ ہے کہ ڈگری لے لو اور نوکری کر لو. مطلب اس میں جو ایکچوئل ڈسکشنز ہو رہی ہیں اس میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ہمارے لیے افادیت ڈگری کی صرف یہ ہے کہ ہم نے نوکری لینی ہے. جو علم ہے اس کا ہماری زندگی پہ کیا اثر ہے ہمیں کوئی سے دلچسپی نہیں ہے. دوسری طرف ہم نے استادوں کے ہاتھوں سے ڈنڈا تو لے لیا ہے کہ بچوں پر جسمانی سزا ایک انتہائی منفی قدم ہے جس سے مثبت نتائج برآمد نہیں ہو سکتے. بچوں پر جسمانی سزا کے حوالے سے پابندی ایک بہترین قدم تھا، لیکن بچوں میں نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے ڈنڈے کا متبادل مثبت تربیت ہے. کیا ہم نے اپنے اساتذہ کرام کو مثبت تربیت کی تکنیک سکھائی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. آپ نے عالمی دباؤ کے تحت جسمانی تشدد کو ختم کر دیا. وہ استاد جو گھر میں بیوی کو تھپڑ مار کے آتا ہے، وہ بچہ جو ماں کو تھپڑ کھاتے دیکھتا ہے، کیا اس کی زندگی سے شدت چلی گئی؟ وہ جسے 2 مہینے تنخواہ نہیں ملتی، یا جسے وہ تنخواہ ملتی ہے جس سے زیادہ ہم اپنے گھریلو ملازموں کو دیتے ہیں، تو اس کا غصہ، اس کی محرومی، اس کی تکلیف کہیں نہ کہیں تو راستہ ڈھونڈے گی. تو تشدد تو ہمارے رویوں میں ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ بچوں پر جسمانی تشدد نہ ہو. میں یہی بات نہیں مانتی کہ تربیت صرف تشدد سے ہو سکتی ہے. کیا دنیا میں اتنے بڑے لوگ آئے، انبیاء کرام سے لے کر بے حد اچھے انسانوں تک، انہوں نے کبھی تشدد برتا؟ ڈنڈے کے خوف سے بچے اسکولوں سے بھاگ جاتے ہیں. اسکول کو تھانہ نہیں بنانا چاہیے، مار پیٹ کی جگہ نہیں بنانا چاہیے. اسکول ایسے ہوں، ان کو ایسا دلکش ماحول کو بنایا جائے کہ بچے اسکول جانے کے لیے بہت خوش ہوں. جب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ استاد کے ہاتھ سے ڈنڈا لے لیا جائے، اور ڈنڈے سے مراد یہ ہے کہ فزیکل فورس لے لی جائے، تھپڑ وغیرہ یہ بھی سب بند کر دیا جائے، تو یہ ایک بہت اچھا قدم تھا. وہ آپ سے بھی نفرت کرتا ہے بچہ جب آپ اس کو تھپڑ مارتے ہیں، اور وہ سبجیکٹ سے بھی نفرت کرتا ہے جو آپ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کوئی اپنے سبجیکٹ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے جب آپ فزیکل فورس استعمال کرتے ہیں. تو یہ تو بہت دفعہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس میں ایکسلنس نہیں پیدا ہوتی کبھی بھی نہیں، کیونکہ ایکسلنس سبجیکٹ میں تبھی پیدا ہوگی، اسٹوڈنٹ میں تبھی پیدا ہوگی جب آپ اسٹوڈنٹ کے اندر تجسس پیدا کریں گے، اس سبجیکٹ کے لیے کیوریوسٹی پیدا کریں گے. میں اپنے فیلو اساتذہ سے یہ کہوں گا کہ آپ کا اپروول یا ڈس اپروول کسی بچے کے لیے آپ کے تھپڑ سے زیادہ
ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। हमने अगर अपने आप को तरक्की याफ्ता अक़वाम की फहरिस्त में शामिल करना है तो निसाब, तालीम, असातिज़ा की जदीद खतूत पर तरबियत और तरीक़े इम्तिहान में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाना होंगी, वगरना मौजूदा तरीक़े तालीम से यह हौसला शिकन नताइज की बरामदगी का सिलसिला जारी रहेगा। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 9 मुहर्रमुल हराम है। जुलूसों के हवाले से इमाम बारगाह और मजालिसी सिक्योरिटी के लिए इंतहाई सख्त इंतजामात किए जाते हैं और इस मरतबा किस किस्म के इंतजामात किए गए हैं, अमन और अमान की जो सूरत हाल है उसको यकीनी बनाने के लिए जो सिक्योरिटी प्लान है वो किस तरह का है, क्या कोई क्विक रिस्पांस फोर्स भी तश्कील दी गई है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे रिपोर्टर्स हमें ज्वाइन करें। हमारे साथ विसाल यूसुफ ज़ई होंगे जो कि पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे, इसके साथ साथ दुआ अब्बास होंगी जो हमें कराची से ज्वाइन करेंगी। सबसे पहले दुआ आपकी जानिब आते हैं। 9 मुहर्रमुल हराम के हवाले से आज चूँकि जुलूसों के हवाले से इमाम बारगाहों में भी इज्तिमात होते हैं, क्या सिक्योरिटी के इंतजाम आप देख रही हैं? जी मैं इस वक्त एमेजिना रोड पे मौजूद हूँ और आज निश्तर पार्क से मरकज़ी जुलूस जो है 9 मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में वो बरामद होगा और आज जो है ये मरकज़ी जुलूस से कबल जो है वो मरकज़ी मजलिस जो है बर्पा की जाएगी, जिसमें शहनशाह नकवी जो है वो अहले बैत के मसाइब और उनकी लाजवाल कुर्बानियों पर जो है रोशनी डालेंगे। और फिर ये जो जुलूस है ये नमाज ज़ोहरैन के लिए इमाम बारगाह अली रज़ा पर जो है नमाज ज़ोहरैन आ जाएगी। उसके बाद ये जुलूस अपने रिवायती रास्ते यानी एमेजिना रोड, सी ब्रीज, एम्प्रेस मार्केट और फिर एमेजिना रोड से इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर जो है इख्तिताम पजीर होगा। और सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो 5000 से ज़ायद जो है पुलिस एहलकार और 2000 से ज़ायद रेंजर्स एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि बुलंद बाला इमारत पर स्नैपर्स मौजूद हैं और CCTV कैमरास के जरिए भी इस जुलूस की निगरानी की जा रही है। जबकि जुलूस की जो एंट्रेंस है और एग्जिट पे सिर्फ वही जो है गाड़ियाँ जिन पर स्टिकर्स आवेजा है वो आ सकती हैं और दाखिल हो सकती हैं। जी दुआ औकात क्या हैं जुलूस के आगाज़ और इख्तिताम के हवाले से? जी इंतजामात का यही है कि ताहम क्योंकि नज़र और न्याज का सिलसिला भी होता है, लंगर का भी सिलसिला जारी होता है, तो जुलूस के जो शुरका हैं उनकी जानिब से ये तमाम एहतमाम जो है वो किए जा रहे हैं, जबकि सिक्योरिटी के जो एहतमाम है वो फुल प्रूफ बनाए जा रहे हैं और मुंतज़मीन की जानिब से यही कहा जा रहा है। दुआ टाइमिंग क्या होगी जुलूस के जो स्टार्ट होने की और उसके बाद इख्तिताम होने की? जी वक्त पूछ रहे हैं आपसे, जुलूस बरामद कितने बजे होगा और इख्तिताम का क्या वक्त है, कोई सामने आया अभी तक? जी जो कहा जा रहा है वो यही कहा जा रहा है कि ये जो मरकजी मजलिस है ये 12 बजे के औकात में दोपहर जो है शुरू की जाएगी, जबकि जो मरकजी जुलूस है ये 1 बजे के बाद जो है निश्तर पार्क से ठीक है, हम आपकी तरफ दोबारा आते हैं। दुआ हम दोबारा आते हैं। हमारे साथ चूंकि विसाल यूसुफ ज़ई भी हैं पेशावर से, उनसे भी सवाल पूछ लेते हैं और उनसे भी मालूमात ले लेते हैं। विसाल, यही सवाल है, एक तो इंतजामात के हवाले से बता दीजिए, सिक्योरिटी इंतजामात यहाँ पे क्या हैं और उसके साथ साथ औकात क्या है जुलूस मरकजी जो पेशावर से बरामद होना है और इख्तिताम उसका कब होना और कहाँ पे होना? जी 9 मुहर्रम का जो बड़ा जुलूस है वो पेशावर के इमाम हुसैनिया इमाम बारगाह जो टाइमिंग दिया है 30 बजे ये बरामद होगा और इस तरह ये फवारा चौक में नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे और इसके बाद ये अपनी जो रास्ते है उससे गुजरता हुआ वापस इमाम हुसैन बारगाह 3 बजे ये ख़त्म होगा। इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर समेत 10 जो अजला है वो इंतहाई हसास करार दिए गए हैं और उनकी फ़िज़ाई निगरानी भी जारी है। इसके साथ साथ जो 10 अजला है जिसमें पेशावर भी है, इसमें जो मोबाइल है वो जुज़वी तौर पर बंद रहेगा। पेशावर में तकरीबन 7000 से ज़्यादा जो सिक्योरिटी जो पुलिस है वो तैनात किए गए हैं, जगह जगह चेक पोस्ट लगाई गई है और जो अंदरूनी शहर है उनको मुकम्मल तौर पर सील किया गया है।
इसके साथ साथ पेशावर में जो BRT स्टेशन जो सर्विस है उसको भी 9वें और 10वें मुहर्रम तक मुअत्तल किया गया है। और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी के ख़ास इंतज़ामात है, जो इसमें सिक्योरिटी के हाई अफ्स जो है वो इसी मातमी जुलूस का दौरा और विजिट भी कर रहे हैं। और अच्छा विशाल, ये भी बताइएगा कि जो जिस तरह से हम इंतजामात की तो बात कर रहे हैं, तायनात किए गए हैं दीगर जो सिक्योरिटी इदारे उनके लोग भी, लेकिन जो आज़ादार होते हैं इनकी अपनी भी एक फोर्स होती है, और इन फोर्सेस के साथ क्या इनको भी उसमें उन इंतजामात का हिस्सा बनाया गया है? बिल्कुल, ये जो अज़ादार है इनकी अपनी जो सिक्योरिटी होती है, बल्कि जो बंदा भी मातमी जुलूस में दाखिल होता है, पहले वो जो पासबान या सिक्योरिटी जो उनकी होती है वो उनकी तलाशी लेते हैं, और उनके बाद पुलिस जो है उनकी तलाशी। ठीक है, मतलब एक कोऑर्डिनेशन मौजूद है इसमें। ठीक है दुआ, क्योंकि कराची सबसे बड़ा शहर है और यहाँ से जो हुसैनियान ईरानियान का जुलूस है, सबसे बड़ा जुलूस होता है हमारी मालूमात के मुताबिक, और सबसे बड़े हिस्से से भी गुजरता है शहर के। हम मुसलसल पिछले दिनों में कोविड की बात करते आए हैं मुख्तलिफ शहरों में भी, और ख़ास तौर पे अब जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें कोविड स्टिल एग्जिस्ट। कुछ मकामी जो जुलूस के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी तरफ से या हुकूमत की तरफ से कोविड के लिए कोई इंतजामात आपको नज़र आते हैं या इसको नज़रअंदाज किया गया है? दुआ के लिए सुनना मेरे ख्याल से दुआ हमें सुन नहीं पा रही है। दुआ अब चलें हम ये विशाल आपसे पूछ लेते हैं, पेशावर में भी चूंकि कोविड की वबा रही है और अभी भी है, तो पेशावर में क्या कोरोना वायरस को लेकर कुछ एहतियाती कैंप्स, कुछ ऐसा, या इस बात को यकीनी बनाना कि लोग मास्क पहने, फासला तो मुमकिन नहीं होता है जुलूस के अंदर हमने देखा है, तो क्या कुछ इंतजामात हैं या कतई तौर पर नज़रअंदाज किया गया है कोरोना के हवाले से सूरत हाल को? विशाल जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के जो अभी आपको पता है कि केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं, और ज़िली इंतज़ामिया और हुकूमत की जानिब से लोगों को बार बार ये कहा जा रहा है कि आप मास्क पहने और एहतियाती तदाबीर करें। इसी हवाले से जो ज़दार है, जो मातमी जुलूस है, उनके लिए भी जो SOPs है वो यही है, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि जो मास्क पहनने है या एहतियाती तदाबीर है वो कम है। इंस्ट्रक्शंस तो दी गई हैं, अब ये लोगों पर खुद है कि वो किस हद तक एहतियात करते हैं। दुआ, आप हमें सुन पा रही हैं? दुआ को मुझे लगता है कि सिग्नल्स का भी कुछ इशू है। दुआ, आप वंस अगेन मैं आपसे पूछना, और वो जहाँ पे मौजूद है वहाँ पे पीछे साउंड और स्पीकर्स बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में है। साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद थे, विशाल यूसुफजई और दुआ अब्बास, जो हमें मुहर्रमुल हराम के हवाले से, जुलूस और इज्तिमात के जो सिक्योरिटी प्लान है उसके हवाले से बता रहे थे। एक छोटी सी अपील हम कर देते हैं सभी अज़ादारों से कि आप थोड़ी सी एहतियात कोविड के हवाले से करें, ये आपकी सेहत के लिए जरूरी है, जो मुमकिन है मास्क वगैरह पहन लें और फासला अगर हो सके तो प्लीज। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। तज़किरा नौ मुहर्रमुल हराम का यौम आशूर की आमद है, और इस हवाले से इस दिन पर जो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मसाइब और तकालीफ उठाना पड़ी, जो मिसाल उन्होंने कायम की, इसका तज़किरा अगर रहती दुनिया तक किया जाए, बार बार किया जाए, अल्फाज यकीनी तौर पे कम पड़ जाते हैं। ये न ये मसाइब ख़त्म होते हैं और न ये फ़ज़ाइल ख़त्म होते हैं जो इन मसाइब की बुनियाद पर उससे पहले और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस घराने को अता किए। लेकिन ज़िक्र ज़रूरी है, ज़िक्र एक हुज्जत तमाम करना है, सो वो हम कर देते हैं, वरना अल्फाज काफ़ी नहीं है इस ज़िक्र के लिए। हमारे साथ इस वक्त भी प्रोफेसर नासिर महमूद साहब मौजूद हैं, हमारे प्रोग्राम का एक्सप्रेसो का कह लें हिस्सा ही हैं। जब भी हम कुछ इस्लामी नुक्ता निगाह से कुछ मजहबी मौजू लेकर आते हैं तो आज भी नासिर साहब हमारे साथ मौजूद है। इसी हवाले से हम प्रोफेसर बहुत शुक्रिया। 9 मुहर्रमुल हराम के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और आज हमने सोचा कि हम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो आखिरी खुतबा है उसके हवाले से और उसके अहम नकात के हवाले से भी बात करें। ज़रा आगाज़ आप कीजिएगा, फिर उसके बाद हम सवालात भी जो करना चाहेंगे ऑब्वियसली उस सिलसिले को आगे उसी तरह से बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा आप बात के हवाले से, तो मेरा ज़ाती तौर पर कहना तो ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खुतबात आपके पूरे विजन को वाज़े करते हैं और आपके सफ़र के मकासद को वाज़े करते हैं। देखिए ना, जब 61 हिजरी के आगाज से कुछ अर्सा पहले, अभी कुछ चंद माह पहले, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा, मदीना से मक्का में आए और मक्का मुकरमा में हज के दौरान
صرف 2 दिन रह गए थे खुतबा हज में, एहराम छोड़कर आपने करबला का सफर कर लिया और करबला में पहुंचे, और आज का दिन जो 9 मुहर्रम उल हराम का दिन है, आपके पूरे काफिले के लिए ये प्यास और भूख का तीसरा दिन था। वैसे तो 2 मुहर्रम उल हराम को आप यहाँ पर पहुंच आए थे, अलबत्ता 7 को जब आपका पानी बंद हुआ और आपके बच्चों को और आपके मासूम बच्चों तक का ख्याल न किया गया, तो आज ये तीसरा दिन था। इस दौरान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बार बार लोगों को याद करवाया कि मैं कौन हूँ, मेरा शजरा क्या है, मेरा नसब क्या है, तुम लोगों के अंदर मेरी हैसियत क्या है। ये चीजें जो आपके खुतबात से वादे होती हैं, अगर महज आपके खुतबात को पढ़ लिया जाए और आपके खुतबात को कोई इंसान उन पर गौर कर ले, तो बहुत वाज़ेह हो जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो दर्द, वो जो जज्बा और वो मिशन क्या था जिसने आपको मदीना छुड़वाया, फिर आपसे मक्का छुड़वाया, अपने नाना के शहर को छोड़कर, रब्बुल जलाल के मुहर्रम और हरम को छोड़कर आपने जो करबला आबाद किया, तो उसके पीछे विजन क्या था। वाकई इस पर आप अगर बात करें तो ये बहुत ही ईमान अफरोज बात है। एक तो मैं चाहूंगा कि अगर आप इस खुतबे के जो कुछ मंदरजात हैं या कुछ के नुकात हैं वो हमारे सामने रखें। जी, जो इमरान भाई दरअसल देखें, जितने भी आपके खुतबात हैं, आपने पूरे रास्ते में खुतबात दिए। आप मदीना मुनव्वरा से चले मक्का तक, फिर मक्का से करबला तक, मुख्तलिफ मकामात पर आपने खुतबात दिए। लेकिन चूंकि हम अपने प्रोग्राम में आज जो बैठे हैं तो 9 मुहर्रम उल हराम तक पहुंचाए, ये जो आखिरी दिनों के खुतबात जो आपने बिलखुसूस जो उन लोगों के सामने दिए जो आपके मुकाबले में लड़ने वाले थे, और जिनमें से हजरत हुर आपका एक खिताब सुनकर ही मुतासिर होकर अपना वादा अलस्त याद करके वापस आ गए, तो एक चीज तो बुनियादी तौर पर ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सब लोगों को जिंदगी का मकसद याद करवाया, और उसके बाद अपने नाना की आमद का मकसद याद करवाया, अपनी जाती हैसियत जो उम्मत में थी उसकी वजाहत की कि लोगों देखो मैं किसका बेटा हूँ, तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा हूँ, और मेरे साथ का कोई शख्स इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है। तुम जिस पर जुल्म करना चाहते हो, तुम जिसके साथ इस वक्त दुश्मनी कर रहे हो, तुम जिसके मुखालिफ खड़े हो और जिसके खून के प्यासे बन चुके हो, वो उस शख्सियत का नवासा है जिसने तुम्हें कलमा पढ़वा के दीन इस्लाम में दाखिल किया। इमाम हुसैन उनसे सवाल करते थे, क्या तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुना कि हसन और हुसैन दुनिया में मेरी खुशबू है, अल हसन दुनिया। लोगों क्या तुमने नहीं सुना कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर सवारी की। लोगों क्या तुम नहीं जानते कि मेरे बाप सैयदना मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम और मेरी वालिदा बिन्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे इतनी निस्बतें, मेरा इतना मकाम और मेरा इतना तुम्हारी जानों के साथ ताल्लुक है कि हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा हूं मैं, और तुम मेरी जान के दुश्मन बन चुके हो। और फिर एक मकाम पर आपने फरमाया अला तरौना अन्नल हक़्क़ ला युअमलु बिही व अन्नल बातिल ला युतलाहा अन्हु। ये बुनियादी मकसद था जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मदीना से मक्का और फिर मक्का से करबला पहुंचा दिया। आपने फरमाया क्या तुम देखते नहीं हो कि हक पर अमल नहीं हो रहा और बातिल से रोका नहीं जा रहा, और फिर मोमिन अल्लाह के हुजूर लिक़ाइल्लाह ताला, अल्लाह की मुलाकात के लिए मोमिनीन तड़प नहीं रहे। वो तड़प जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा की थी, जो इबादत की, रियाजत की, मुजाहदा की, मुशाहदा की, जो तड़प पैदा की थी मोमिनों के दिलों में, वो तड़प निकलती जा रही है। मोमिन अपनी जिंदगी का मकसद भूलते चले जा रहे हैं, लोगों को अपनी जिंदगी और का शऊर उनसे छीना जा रहा है, और इंसान इंसानियत की हदों से निकलकर बहीमियत की हदों में जा रहे हैं और हैवान बनते चले जा रहे हैं। आपने उनके सामने उनके खुतूत का भी जिक्र किया कि तुम लोगों ने मुझे खुतूत लिखे, एक एक का नाम लिया, एक एक को याद करवाया और कहा कि देखो ये लोग जो तुम्हारे यहाँ थे, इन्होंने मुझे खुतूत लिखे और मैं आप इस वक्त यहाँ पर हूँ। जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि 9 तारीख की इटसेल्फ जो ये सारे वाक़े, क्योंकि ये डेवलपमेंट्स एक दिन की या 10 दिन की या 2 दिन की तो नहीं थी, ये डेवलपमेंट्स तो पहले से हो रही थी, जिसके बाद वाक़या करबला रूनुमा होता है। और हमें ये भी बहुत वाज़े तौर पे तारीख बताती है कि इमाम हुसैन जंग करने नहीं गए थे, उनका मकसद लड़ना नहीं था वहाँ पे, वो हक़ का पैगाम ज़रूर देने गए थे और अपनी जो हक़ की सबकत है वो ज़रूर साबित करने गए थे, लेकिन वो अपने बच्चों, अपने ख़ानदान के हमरा लड़ाई के लिए नहीं गए थे। ताहम वो डट गए उस मकसद के ऊपर जब वो वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने लोगों का रवैया
देखा 9 तारीख 9 मुहर्रम की इटसेल्फ क्या इंपॉर्टेंस है वाक़या करबला के अंदर, चूंकि एक जानिब जहां पे उनका पानी बंद किया जा रहा था, उन पे जुल्म सितम किया जा रहा था, वहीं पे दूसरी जानिब कुछ गुफ्तो शनीद और कुछ ऑफर्स जिसे हम कह सकते हैं ऐसा सिलसिला भी जारी था कि आप बैत कर लें, आप पीछे हट जाएं अपने मकसद से। तो 9 तारीख की इटसेल्फ अहमियत अगर आप हमें बता दें आज के दिन के तनाजुर में। आपने उन जब लोगों ने ऐसे 2-3 चीजें आपकी इस गुफ्तगू में बड़ी अहम निकल आई। पहली तो ये कि क्या आप जंग करने के लिए गए थे या नहीं। एक बात याद रखें, इस्लामी रियासत और खिलाफत राशिदा का क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बुनियादी मकसद था। इमाम हुसैन इन जालिमों को, बातिल और तागूत लोगों को, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की हुकूमत कहा था, इस्लामी रियासत को इससे बचाना चाहते थे। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीजें आपने सुनी थी कि मेरे इस मिंबर पर, मेरे इस तख्त पर ये जालिम लोग बंदरों की तरह उछलते होंगे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसके सामने रुकावट डालना चाहते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लोगों के साथ, लोगों की मर्जी के साथ और लोगों की राय के साथ, मुशावरत के साथ रियासत इस्लामी को लेना चाहते थे ताकि उसको सही तरीका खिलाफत राशिदा पर दोबारा से चलाया जा सके, कि जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की थी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फारूक आज़म, उस्मान गनी और मौलाए कायनात मौला अली मुर्तज़ा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जिसके लिए मेहनत करते रहे थे, उसके लिए निकले। लेकिन तरीकाकार बड़ा जबरदस्त था। आपको मालूम था कि जंग इनके साथ सैयदना मौलाए कायनात ने भी जंग लड़ी, इमाम हसन मुज्तबा ने भी कोशिश की, लेकिन फौज बना के जंग लड़ना अब इस रियासत के साथ मुमकिन नहीं रहा था। बगावत करके इनके सामने खड़ा होना, क्योंकि बहुत बड़ी रियासत थी, लाखों मुरब्बा मील पर मुश्तमिल ये रियासत, और उसका मुकाबला अगर एक शख्स अपने चंद फौजियों को लेकर करे तो मुमकिन नहीं था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसका बेहतरीन तरीका ये देखा कि अपने खानदान के अफराद को साथ लिया और आप निकल खड़ी। और जब यहाँ पर पहुंचे ना करबला के मैदान में, यहाँ पहुंचकर तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 100% यकीन हो गया था कि मेरा वो आखिरी सफर जिसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार बिशारत दी थी वो आ चुका है। आपने जब वहां पहुंचे लोगों से पूछा कि ये कौन सी जगह है, उन्होंने कहा ये करबला है। आपने फरमाया सदक़ल्लाहु व रसूलुहु अर्दु करबिन व बला, अल्लाह और उसके रसूल ने सच कहा, यही मुसीबत की और बला की जगह है, जमीन है। आका ने मुझसे वादा किया था। फिर वहां पर आप रुक गए और अपने खानदान वालों को नसीहत करते रहे, सब्र की नसीहत करते थे और हर एक को ज़हनी तौर पर तैयार कर दिया था कि अब हमारा ये वक्त आखिर है। जब आपके साथ गुफ्तगू हुई तो वो लोग चाहते थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद की बैत कर लें। इमाम ने वाज़ेह ऐलान कर दिया। आपने फरमाया मिस्ली ला युबाय्यु मिस्लहु, मेरे जैसा इस बदनसीब शख्स की बैत नहीं कर सकता। यानी फकत क़यामत तक ऐलान कर दिया कि मैं नहीं, मेरे जैसा कोई भी शख्स हो यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की मुखालिफ कुव्वतें हैं उनके हाथ में हाथ नहीं दूंगा। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बुनियादी मकसद ये था कि याद करवाना, मैं जिस दीन की खातिर आ रहा हूँ तो मैं उस दीन की खातिर कुर्बानी देने के लिए मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। आखिर में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, वैसे तो कल भी हमने इस पे बात करनी है और हमारी कोशिश होगी कि मुकम्मल नशिस्त हम इस पे रखें और मज़ीद आशूरा मुहर्रम के हवाले से हम जानें, लेकिन इस दिन की निस्बत से आखिर में कुछ भी आप मज़ीद कहना चाहें वाक़या करबला को लेकर फैसल। 9 मुहर्रम हराम की शाम को सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैठे थे। इस बात को हाफिज इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में लिखा। इमाम इब्न जरीर तबरी ने भी, आपने अपनी तलवार यूं तलवार नीचे जमीन में लगा के उसके ऊपर जो फल था उस पर अपनी ठोड़ी मुबारक रखी थी। थोड़ी देर के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंख लगी, नींद आ गई। जब आंख खुली सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पास थी और घर के चंद अफराद थे। इमाम सैयदना अली अकबर पास थे। आपने फरमाया मुझे मेरे नाना जहां नबी ख्वाब में मिले हैं और उन्होंने कहा है बेटा ये वक्त वादा वफा करने का आ गया है, वादा पूरा करने का वक्त आ गया है और तुम अपना रोजा अनकरीब हमारे पास आके अफ्तार करोगे। ये बात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके बता दी। उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम अपने खेमे में तशरीफ लाते हैं, अपने खेमे के हर फर्द को नसीहत करते हैं सब्र की, और कुरान मजीद की एक आयत मुबारका को उनके सामने दोहराते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन आयात को उनके सामने पेश करते हैं, सब्र की तलकीन करते हैं
اور اپنی پھوپھی جان اپنی بہن سیدہ زینب کو، اپنے بیٹے امام زین العابدین کو اور باقی گھر کے افراد کو جن کے بارے میں امام کو اندازہ تھا کہ یہ خواتین یہ بچے میرے بعد رہ جائیں گے تو ان کو کیا کیا مشکلات پیش آ جائیں گی، امام حسین علیہ السلام نے ان کو صبر کی نصیحت کی اور ان کو ان کا مقام و مرتبہ ہمیشہ ذہن میں رکھنے کا حکم دیا۔ امام علیہ السلام نے اس رات کو پوری رات عبادت میں گزارا، اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزارا، اور بعد میں امام زین العابدین علیہ السلام جب کبھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں گفتگو کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ میں نے ایسی بہادر اور مجاہد خاتون نہیں دیکھی کہ عاشورہ محرم کی رات جو آج رات آنے والی ہے اس رات بھی آپ کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اور امام حسین علیہ السلام نے ان سے کہا تھا میری بہن لا تنسینی فی دعائک اللیلہ، اپنی رات کی دعا میں اپنی رات کی دعاؤں میں مجھے نہ بھولنا، میری بہن میری دعا کرنا، اور جب نانا جان کے پاس واپس مدینہ پہنچے میرا سلام عرض کر کے آپ کی بارگاہ میں عرض کر دینا کہ آپ کے حسین نے آپ کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ سب قربان کر دیا۔ بے شک یہ وہ ہے جس کو آئندہ آنے والی دنیا میں یا ہم جس کی بھی بات کرتے ہیں جب بھی واقعہ کربلا کا ذکر ہوتا ہے یہ تاریخ کا وہ جو ایک باب ہے جس کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، ان قربانیوں کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس پہ آج ہم بات کر رہے تھے، کل یوم عاشور کے حوالے سے ہمارا خصوصی پروگرام ہوگا۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پروفیسر ناصر محمود ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آج 9 محرم الحرام کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، کل یوم عاشور ہے، اس کے حوالے سے ہمارے پروگرام میں خصوصی نشست ہوگی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔